हाय गाइस, वेलकम टू अंडर कोडिंग। आज का डीपी प्लेलिस्ट का रिवीजन का क्वेश्चन है हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीज इन सब सीक्वेंस। आज इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम काफ़ी लॉजिकली, बिल्कुल इंट्यूटिवली। ये इसका लीड कोड का डिस्क्रिप्शन है। अब ये कह रहा है कि हमें इंटीजर नम्स दिया हुआ है और हमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकालनी है। सब सीक्वेंस में इन्होंने एक लिंक दिया है, हाइपर लिंक। तो बेसिकली वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है सब सीक्वेंस का कि अगर एक अरे दिया जाए तो उसमें किन हम स्पेसिफिक इंडेक्स सिक्स को अगर लेते हैं उन्हीं ऑर्डर में, जिसकी फर्स्ट इसको लिया, सेकंड ऑर्डरिंग मेंटेन करनी पड़ती है, थर्ड इसको लिया, फोर्थ ऐसे लिया। तो ऐसे करके कुछ जो हमारा एक ग्रुप बनेगा जिसकी पूरे एरे में से मैंने 4 को लिया इनको, बट इनको ऑर्डर में लिया है, तो हमारा सब सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, सबसेट में सब सीक्वेंस में ऑर्डरिंग का ही फर्क होता है। तो सब सीक्वेंस यहाँ से आ गया। इनको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नाम से पता चल रहा है क्या है, और इसी लॉन्गेस्ट चाहिए। तो अब इनका एग्जांपल देखते हैं क्या कह रही है। इनपुट अरे दिया है और कह रहे हैं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस इन्होंने करी है 2 3 7 101 और उसकी लेंथ 4 है। तो ठीक है, इस अरे में से देखते तो इन्होंने कहा 2 को कहा है, 3 को कहा है, 7 और 101 को कहा है। ओके, इसकी लेंथ 4 है। तो क्विकली ऑब्जर्वेशन से एक चीज़ पता चलती है कि अगर 101 की जगह मैं 18 लेता तो भी वो तो यही रहता, 2 3 7 18। ठीक है, तो भी ये इसकी लेंथ 4 होती। और सिमिलरली अगर 3 की जगह 5 को लेता, 2 5 7 18, तो ये भी लॉन्ग, ये भी इसकी लेंथ 4 है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस है। क्योंकि लेंथ 4 है और इसका आंसर भी इन्होंने 4 दिया है, तो ये भी वन ऑफ द पॉसिबल आंसर होगा। तो इससे यहाँ से तो एक ऑब्जर्वेशन आता है कि हर एक जो हमारा नंबर है ना, उसके पास मतलब चांसेस तो है कि आंसर में आ सकता है तो नहीं आ सकता है। तो यहाँ से कुछ हिंट मिला कि या तो उसे हम आंसर में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ठीक है, एक ये हिंट मिला। अब थोड़ा और लॉजिकली सोचते हैं इसमें। अब अब ये चीज़ पता चल गई हमें, कोई भी जो नंबर है उसे या तो आंसर में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अब देखेंगे क्या कैसे ले सकते हैं और कैसे नहीं भी ले सकते। तो मान लेते हैं हमारा आंसर अभी तक आ चुका था, जस्ट फॉर एग्जांपल 2 और 5, ये चलो 2 और 3 ले लेते हैं, मतलब यहाँ तक आ चुका था। और हम 7 के रेफरेंस में बात करते हैं। तो अभी 7 के पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं आंसर में उसको ले सकता था या तो नहीं ले सकता था। तो अगर मैं चलो ले लेता तो ले कब सकता था उसमें, तो फिर हमारा ये कंडीशन इन्होंने दे दी है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका मतलब 7 को आंसर में जो भी उसके पास ऑप्शन है उसको डिसाइड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसके रेफरेंस में होता है, जो आपके पीछे होता है उसके रेफरेंस में, क्योंकि ये लोग इस ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ। तो 7 को आंसर का जो इसका ऑप्शन है उसको आंसर आने के लिए चाहिए उसके पहले जो आंसर में कौन सिलेक्ट हुआ है, तो इसलिए 7 को चाहिए जस्ट पीछे वाला। तो ये चेक करके कहता है कि लास्ट में 3 सिलेक्ट हुआ था, तो अगर 7 सिलेक्ट करूँ तो वो चांसेस है, हो सकता है। तो इसके टेक कंडीशन में इसे अप्रूवल मिल गया कि चाहे तो हम ले सकते हैं। और अगर दूसरा ऑप्शन जैसे हमने आगे देखा कि हर एक नंबर या तो आ सकता है नहीं आ सकता है, मल्टीपल जैसे आंसर बने उसमें, तो मान लेते अगर नहीं लेते कोई नहीं, आप स्किप कर दो, कोई बात नहीं। पर इसका मतलब ये जो पूरा एक क्लब होकर चीज़ बन रही है, इसका मतलब जो करंट इंडेक्स में हमारा जो क्वेश्चन ऑफ सेट बन रहा है, तो उसको आंसर एटलीस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि इसमें देखी कि इसके जस्ट पीछे कौन सिलेक्ट हुआ था। अब ऐसे ही सिंपली एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 5 सिलेक्ट हुआ होता, 2 और 5, और जैसे हम अब ये टाइम के जैसे प्ले कर रहे हैं इसको, अब मान लेते हम 3 पे आए होते। तो अब जैसे हमने कहा कि इसको हम ले भी सकते थे, नहीं भी ले सकते थे, तो 2 केस बनते, टेक नॉट टेक वाला। ठीक है, तो मान लेते अभी ज़्यादा डिटेल में ही जाएंगे, अभी सिर्फ हम इसका ऑब्जर्वेशन करके समझ रहे था कि हमें डायरेक्शन मिला, हमें जाना कहाँ है। तो क्योंकि अब हमें 7 तक जाना है, तो हमने मान लेते हैं हम 3 को नहीं लिया। ठीक है, तो इसको स्किप करके आगे चले गए, अब आए हम 7 पर। ठीक है, अब जैसे कि क्या 7 के पास भी 2 ऑप्शन है कि या तो लो इसको या तो ना लो। अगर इसको नहीं लेते तो सिंपली हम आगे चले जाते हैं, बट अब इसका ये वाला केस देख के लेते हैं। ठीक, तो इसमें भी वही था। अब इसको लेंगे हम, तो एज पर दिस लॉजिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग किसके रेफरेंस में होगा, भाई कोई 2 नंबर तो चाहिए, तभी आप उसको कंपैरिजन कर पाओगे। तो जो आंसर में बना होगा, तो 7 के जस्ट पीछे जो भी सिलेक्ट हुआ होगा, मुझे उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इस केस में तो ये था 7 के जस्ट पीछे हमारा ये 5 सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रेफरेंस में रखूँ, 7 ऐसे पीछे मुड़ के देखेगा कि भाई मेरे पीछे 5 सिलेक्ट हुआ था और 5 से मैं स्ट्रिक्टली बढ़ा हूँ, तो मेरा कहीं चांस बनता है कि मैं एटलीस्ट कंसीडर कर सकता हूँ, टेक कर सकता हूँ और सिंपली आगे बढ़ सकता हूँ। फिर वो आगे का हम अगर रिकर्जन के थ्रू कॉल करा रहे हैं तो वो अपना देख लेगा। ठीक है, तो इससे एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिला है कि अगर करंट इंडेक्स में हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए हमारे पीछे कौन सिलेक्ट हुआ था। बाकी अब 7 को इससे सीधा सीधा लेना देना नहीं है, इसके जस्ट आगे से जो आंसर बना है। रीज़न है कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मान लो हमें पता है ए ग्रेटर देन बी है और ग्रेटर देन सी भी ग्रेटर देन बी, अब डी आ रहा है और सी और डी को हमने कंपेयर किया, ये अलग से कंपेरिजन हुआ, और डी ऑलरेडी हमें पता चला है सी से बड़ा है। तो अगर डी ऑलरेडी सी से बड़ा है, ये चीज़ मैंने आके यहाँ प्लग इन कर दी, तो ये इनइक्वालिटी तो ऑलरेडी सेव होगी। तो डी को फिर बाद में उसको फिर आगे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका तो मैक्स का जो ये इनइक्वालिटी से वो सपोर्ट करती है इस तरह। ठीक है, और डी इससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन मिला। तो अब इससे हिंट मिलता है कि अब हम ऐसा डायरेक्शन पकड़ सकते हैं इसके एग्जाम्पल के ऑब्जर्वेशन से। सबसे पहला कि मल्टीपल सब सीक्वेंस के आंसर हो सकते हैं। रीज़न ये कि ये देख के पता चल गया था 101 के अगर इसके अलावा इसके ऑप्शन में मैं 18 कर देता तो ये सेकंड होता। फिर ऐसे ही हमने देखा था इसकी जगह 5 कर देता तो होता है। तो इससे सबसे पहला हिंट मिला कि हर एक
जो इंडेक्स है या हर एक नंबर, उसके पास दो चॉइस हम ले सकते हैं, या तो आपको आंसर में कंसिडर करेंगे या तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो चलो सिंपली आगे चले जाएंगे, बट अगर करेंगे तो हमने देखा कि वो फिर जो करंट क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, क्योंकि इसने कहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये कंपेरिजन कब होगा, कोई भी दो नंबर के बीच में होता है। अब इन्होंने सब्सिक्वेंस कहा है तो हमने मान लिया कि अगर इसके पीछे कोई अगर सिलेक्ट हुआ होता तो वो हमें डिटेल भी चाहिए होती, तो इसका मतलब इंडेक्स को एक ये भी पता होना चाहिए कि भाई आपके पीछे कौन सिलेक्ट हुआ था। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन इंडेक्स को दे दी जाए तो फिर वो यहाँ से इसको और इसको देख के फिर आगे रिकर्जन पे भेज देगा। तो ठीक है, तो यहाँ से हमें डायरेक्शन मिल गया। तो अब क्विकली इसका हम जो एफ फंक्शन है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले हम जिस इंडेक्स पे बात कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ से तो हमें डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट मिला था इसका कि हर एक इंडेक्स को जाके पूछेंगे कि आपको लेना है नहीं लेना है, और प्रोवाइडेड दैट हमें एक और इन्फॉर्मेशन हमें ऑन द फ्लाई कैरी करनी पड़ेगी कि आपके जस्ट पीछे कौन सिलेक्ट हुआ था। बट अब यहाँ से हमें पता चला कि ये तो पूरी रेंज है, ये 0 से n-1 अरे की। तो अब यहाँ पर भी देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो हम थोड़ी मान के चलेंगे कि 0 से करेंगे, इसको डिड्यूस करना पड़ेगा ना। तो देखो अब डिड्यूस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अभी इस पूरी रेंज में मैं क्वेश्चन किसको कर सकता हूँ, तो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं तो इसको भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, बीच में भी कहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये मल्टीपल ऑप्शन है ना हमारे पास, तो चलो एक सिंपली एलिमिनेशन मेथड से करते हैं सॉल्व। तो मान लेते हैं अगर ये बीच वाला इसको करता हूँ, तो मान लेते हैं मुझे रेंज मिली है और मैं तो सीधा जाके बीच में किसी को पकड़ा और वहाँ से लेकर एंड तक करवाया। तो एक बात समझो, यहाँ से अगर कोई सब्सिक्वेंस ऐसी बन रही जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 है या 7 या 101, ठीक है, तो आपका जो भी मान लो आपने कोड लिखा वो ला के देगा। ओके, तो इस पार्ट का ला के दिया, बट अगर इनपुट में यहाँ 1 होता तो आपके आंसर ने अगर 3 ला के दिया तो चांसेस है ना कि आगे इससे भी छोटा कोई हो सकता था। तो बेटर तो फिर वही रहेगा ना कि आप 5 से स्टार्ट करें, बिना आप इस इंडेक्स थोड़े लेफ्ट से स्टार्ट करते। सेम चीज़ यहाँ पर भी आएगी, आपने यहाँ कुछ कंसिडर किया तो मान लो यहाँ आया 2, मान लो यहाँ 1 आया, यहाँ आया 3 और ऐसा। तो आपने जिसको भेजा फंक्शन को मान लो उसने लाके दे दिया 4, पर चांसेस ऐसा भी था ना कि 1 के आगे यहाँ 0 होता, तो आप क्या करोगे और ऐसा सोचोगे चलो और थोड़ा लेफ्ट से एक्सटेंड कर देते। तो ऐसे करते करते आपको एक इसमें चीज़ मिली, तो इससे तो बेटर यही है कि हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट करें, क्योंकि 0 से लेफ्ट में तो कोई हो नहीं सकता ना, -1 इंडेक्स तो हमारी वो लॉजिकल बाउंड्री है, वहाँ कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये डायरेक्शन मिला कि अगर इस तरफ चलना है जैसे इन्होंने बताया है एक एग्जाम्पल से, तो पता चला कि भाई 0 इंडेक्स से स्टार्ट करोगे तो ही बेटर है कि आप पूछते जाओ, भले फर्स्ट आगे वाले जो एलिमेंट्स उनको नॉट टेक करके कोई आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट एटलीस्ट इनको प्रोसेसिंग में तो कंसीडर करेंगे ना हम। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप छोटा एलिमेंट हुआ कुछ सिलेक्ट, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इस रेफरेंस से देखते हो 0 वाले, तो यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि आपको n की तरफ मूव करना है, n-1 की तरफ। और सिमिलरली किसी को ऐसा ऑब्जर्वेशन आता है कि भाई अब ये इनइक्वालिटीज़ तो इनइक्वालिटीज़ होती है, 2 वे होती है, अगर मैं कहूँ a लेस देन b तो b ग्रेटर देन a भी हुआ ना। तो किसी को ऐसा ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि नहीं, मैं तो लास्ट वाले इंडेक्स से पूछूंगा कि भाई आप उल्टा चलो, बट अब आपको क्या चेक करना है कि ये एलिमेंट इसके जस्ट आगे वाले आंसर से बड़ा है और ये एलिमेंट इसके जो लेफ्ट साइड है उससे बड़ा है इस तरह। तो भी बात तो वही होगी, वो इस तरह उल्टा चल रहा है, तो ऑब्जर्वेशन का इसमें वो है, और दोनों वैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, यहाँ से हमने रिड्यूस करके देख लिया। जैसे ये n-1 में अगर कोई इस तरह सोचता कि मैं यहाँ से कंसीडर करता हूँ, तो सिमिलरली अगर यहाँ पर भी कोई छोटा नंबर की कोई बड़े नंबर की पॉसिबिलिटी होती तो उससे चलो थोड़ा और एक्सटेंड कर लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी कोई हो सकता था तो थोड़ा और एक्सटेंड कर लेता हूँ, तो घुमा फिरा के वो पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से वो कंसीडर करेगा। तो अब सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ये वाला वेरिएंट लेंगे जहाँ 0 से करते क्वेश्चन। आप n-1 से भी कर सकते हो, सिर्फ अभी तक की प्लेलिस्ट में आपने देखना होगा, सिर्फ इंडेक्स इसका और कुछ जो इनइक्वालिटीज़ का अगर कुछ फर्क आएगा तो ही आएगा, बाकी तो चीज़ें बेस केस थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, तो अब हम ये यहाँ से डिड्यूस किया हमने कि हम यहाँ से चलेंगे। ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ से हमें इतनी चीज़ क्लियर हुई कि अगर हमारे फंक्शन को एक दे दिया जाए करंट इंडेक्स, और बेसिकली इंडेक्स क्या है, अरे का इंडेक्स है, और इसे दे दिया जाए आपको आपके प्रीवियस में एलिमेंट कौन था। बेसिकली ये एलिमेंट नहीं है, ये वो प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स है, मतलब समझे, ये दोनों के दोनों ही इंडेक्स है। ये इसको जस्ट लॉजिकल नाम दिया है प्रीवियस इंडेक्स, पर इतना बड़ा लिखना ना पड़े तो मैंने प्रीवियस लिख दिया। ठीक है, इसको इंडेक्स गिनना। ठीक है, अगर ये दिया जाए तो हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला केस कि आपने इसको कंसिडर नहीं किया, ठीक है, नॉट टेक, इसको कंसिडर नहीं किया तो आप सिंपली ऐसा कह रहे हो भाई मैं, अच्छा यहाँ तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने कॉइन चेंज 1 वाला और कॉइन चेंज 2 वाला वीडियो वो देख के आएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने कुछ इलेबोरेटिव वे में चीज़ें समझाई थी कि जब भी आपको इस तरह चीज़ें काउंट करनी हो तो वहाँ कुछ एग्जांपल लेके समझाया था। तो आई होप वो रिकमेंडेड है, वो आप देख के आओ। हाँ, तो एक करंट एक रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ पर, और ये चीज़ हम देख लेते हैं प्रोसेसिंग में, मान लो ये वाला इंडेक्स, ठीक है, ये वाला। तो अब इसको अगर नहीं ले रहे, ठीक है, तो इसको आंसर में नहीं ले रहे, तो जो हमारा आंसर यहाँ तक बना हुआ वो उसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो ऐड नहीं हो रहा तो 0 डाल देंगे, और इसको कहेंगे अगर इसको स्किप किया है तो आप इंडेक्स +1 पर चले जाओ, और क्योंकि इसको लिया नहीं है
तो अभी तक का जो प्रीवियस वाला आंसर है वो तो यही रहेगा जो ये यहाँ पर था, जो ऑलरेडी आंसर बना हुआ था। तो ये प्रीवियस इंडेक्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे ही गया, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली जैसे उन्होंने क्वेश्चन में किया वो चेक कर लेंगे। बट मान लो अगर ले लिया, अगर हमें ऐसा पता चल गया जैसे कि यहाँ पर 3 था और करंट वैल्यू है 5, तो मतलब एक ग्रीन सिग्नल मिल गया, एटलीस्ट इसको ले सकते हैं, हम कंसिडर कर सकते हैं आगे। तो अब क्या होगा, अब जो आंसर हमारा ऑलरेडी बना हुआ था ये 1 और 2 मान लो ये आंसर बना हुआ था, तो अब इसको अगर कंसिडर करेंगे तो आंसर हमारा एक और बढ़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये हम इसको काउंट कर रहे हैं। तो आंसर में क्या फ़र्क आ रहा है कि 1 इसकी जो खुद की एक लेंथ है ये बढ़ा देगा, तो 1 काउंट हुआ वहाँ पर। और अब मैं इसको कह दूंगा आप इंडेक्स +1 में जाओ, वहाँ से क्वेश्चन करो। बट अब हमारा क्योंकि आंसर ये बन चुका है, तो जैसे इसको प्रोसेसिंग करी वैसे यहाँ पर भी कोई प्रोसेसिंग में होगा, तो उसको क्या चाहिए होगा, उसको जस्ट आंसर का जो लास्ट एलिमेंट है वो चाहिए होगा, तो वो कौन होगा, ये होगा। अब वो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए उसको हम कह देंगे कि अब आपका प्रीवियस इंडेक्स क्या होगा, ये खुद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसिडर कंडीशन हो गई। अब जो टेक वाली कंडीशन है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो ही रखनी है, तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते, अगर हमारा ये जो भी नम्स मान लेते हैं, नम्स ऑफ प्रीवियस, मतलब अगर 5 की प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम और प्रीवियस हमारा आंसर में अगर ये स्टोर्ड है इस तरह, तो नम्स ऑफ प्रीवियस वो होना चाहिए स्ट्रिक्टली लेस देन हमारा नम्स ऑफ करंट। ऐसा कुछ हो तो ही हम टेक कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन में से जो भी हमें बड़ी लेंथ ला के देगा तो हम उसको रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ हमने मैक्स ले लिया, नॉट टेक और टेक का, ठीक है। तो ये हमने जो कॉइन चेंज और कॉइन चेंज 2 में बहुत अच्छे से मतलब आगे उसमें एग्जांपल में देखा है कि 1+1+ कब करते हैं, जब ये हमें एग्जैक्ट स्टेप्स काउंट करने होते हैं, तब ये आंसर में इस तरह ऐड होता है, जैसे कि 1+ ये फंक्शन में कुछ टूटेगा, ये भी आगे जाएगा 1+ समथिंग, ये भी टूटेगा इस तरह। तो ये बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, लॉजिकली स्टेप्स काउंट कर रहे हैं, अगर लिया है तो आंसर में वैल्यू। और जब भी पाथ काउंट करना होता है ना तब अगर कोई पाथ में फिर स्टेप्स डिपेंड नहीं करते, जैसे मैंने एक हाउस और वो रूफ टॉप वाला एग्जाम्पल में समझाया था, वो आप कैसे भी जाओ, अगर ये होल पाथ अगर वैलिड है तो यहाँ से 1 काउंट करके ये यहाँ से प्रोपोगेट करवा देते इस तरह। तो अगर वो देखा हुआ होगा तो ये लॉजिक ज़्यादा अच्छे से क्लिक करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखी। अब हम लोग यहाँ बेस केस लिख देते, अगर मान लो ये पूरा अरे है, इसमें आप करते करते 0 से n-1 से लेकर आप इस साइड बाउंड्री में पहुँच गए, n वाली बाउंड्री में, जो भी आप क्वेश्चन पूछते पूछते, तो अब वहाँ तक पहुँच गए, तो वहाँ तो कोई नंबर नहीं है तो नंबर नहीं, इमेजनरी जगह है वहाँ पर, तो वहाँ से आपका आंसर में कुछ ऐड नहीं होगा। तो आंसर में कुछ ऐड नहीं होगा तो आपको 0 वहाँ से जो भी फ़र्क आएगा लेंथ में, क्योंकि ऐड नहीं होगा ना, इस तरह फंक्शन कॉल 1+1+ में टूटेगी। तो अगर आप इस तरह प्रोसेसिंग करते करते आप लॉजिकल बाउंड्री से उस साइड पहुँच गए, वर्किंग एरिया से भी उस साइड, तो वहाँ कोई चीज़ है ही नहीं, तो वहाँ से रिटर्न 0 करवा दो ताकि यहाँ इफेक्ट ना आए, ठीक है। ये सब लिख दिया। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे वो भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह अगर अरे दिया होगा इस तरह, तो अब स्टार्टिंग तो हम 0 वाली इंडेक्स से ही हमने देखा कि हमने कैसे डिड्यूस किया कि इस तरह अगर जाना है इस डायरेक्शन में, तो इस तरह हमको पूछते पूछते जाना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तब बोलेंगे भाई आप क्वेश्चन आपको जो भी प्रोसेसिंग करना है 0 से चालू करो, पर उस टाइम प्रीवियस का भेजेंगे। देखो उस टाइम प्रीवियस इंडेक्स तो कोई हमने लिया ही नहीं है, तो हम उसको हार्ड कोड करके इस तरह यहाँ से कुछ अज्यूम करके नहीं भेज सकते, क्योंकि वो तो क्वेश्चन की मतलब एग्जाम्पल पर डिपेंड करेगा ना। तो उस टाइम कुछ सिलेक्टेड नहीं है, तो मान लेते हैं इमेजनरी चीज़ कि हमारा प्रीवियस अभी -1 है, ठीक है। -1 वाला इंडेक्स हमने लिया हुआ है इस तरह कि 0 हमारा करंट प्रोसेसिंग यहाँ से स्टार्ट करो, और ऐसा अज्यूम करो कि हमने आपको प्रीवियस -1 लिया है जो कि इमेजनरी इंडेक्स है। अब वो यहाँ किस तरह यहाँ बैठेगा, देखो इसका आई थिंक लॉजिक आपको समझ आ रहा होगा। ये चीज़ तो क्लियर है कि कहाँ से प्रोसेसिंग स्टार्ट करवानी है, उसको बोला हमने 0 से। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि अब 0 से प्रोसेसिंग स्टार्ट करानी है और प्रीवियस की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस का तो मतलब भी वही था ना। मान लो कि इसकी प्रोसेसिंग चल रही होती और यहाँ तक हमने कुछ 1 और 2 इस तरह बीच में कुछ आंसर लिया होता, तो इसके केस में जो भी वैलिड आंसर होता, मान लो ये और ये वैलिड आंसर बना रहा है, तो प्रीवियस ये हुआ इसके केस में। बट अब ये चीज़ मान लो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और अभी तक हमारा आंसर ही नहीं बना है, तो एक लॉजिकल चीज़ यहाँ से भेज देंगे हम कि भाई कुछ -1 का डिनोट क्या कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है कि कुछ अभी प्रीवियस है ही नहीं। अब उसको यहाँ प्रोसेस करवाना है, वो हमारा इशू है। यहाँ से जो लॉजिकल जो समझ आ रहा है हमने वो भेज दिया। अब देखो जब ये सबसे पहले फंक्शन कॉल यहाँ आएगा, तो एक बार जस्ट एक रफ गो थ्रू करके देखो। बेस केस तो जाएगा नहीं, नॉट टेक में से वो तो आगे चला जाएगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ फिर इशू आएगा, समझो नम्स ऑफ -1 में एक्सेस हो जाएगा। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक जस्ट एक स्टार्ट करवा के देख रहे हैं कि फंक्शन कॉल सही में जो हमको लॉजिकली सोच रहे हैं, अगर वो भेज दिया तो ये फंक्शन ये जो इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो भी पाएगा या नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ इशू आ जाएगा कि नम्स ऑफ -1 ये टेक कंडीशन उसके ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ कुछ एरर आ जाएगा, -1 एक्सेस नहीं कर सकते हम इस तरह से। तो एक चीज़ देखो कि जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि अगर 0 की प्रोसेसिंग है और मान लेते इसको हमें लेना ही है, इसको जब लेना ही और आंसर हमारा बना ही नहीं है, तो मैं मुझे प्रीवियस पे कोई चीज़ डिपेंड ही नहीं कर रही ना। अगर मान लेते हैं ये 0 वाला इंडेक्स है,
इसको मैंने सोचा चलो लेके देखते हैं क्या ऑप्शन बनता है आगे, पर आगे ही जाना है, ठीक है, इसको लेके आगे जाना है। तो इस उस टाइम पे तो प्रीवियस इसका -1 रहा होगा, तो मुझे इसका और इसका कंपैरिजन करवाना नहीं है क्योंकि ये तो इमेजनरी इंडेक्स था। तो उस टाइम हमको ये कंडीशन कहीं ना कहीं स्किप करवानी है, ठीक है, इस तरह करके। तो कंडीशन स्किप करवानी है, तो ध्यान से मैंने क्या बोला फिर से एक बार समझ लो कि इसको अगर मान लो मैं सोचता हूँ टेक लेके आके जाके देखते हैं, ये इसको इनिशिएट करवा देते हैं, क्योंकि नॉट टेक वाला केस तो सिंपली चला ही जाएगा आगे। तो टेक अगर लिया तो इसको मैंने लिया और पीछे हमने -1 इंडेक्स भेजा इमेजनरी, तो दोनों इमेजनरी और जो रियल वर्ल्ड जो सही में यहाँ है, इन दोनों का कंपेरिजन तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब इसको मुझे स्किप करवाना है। ऐसा हुआ कि भाई आप ऐसा करो, जो फर्स्ट टाइम है ना वो इसको ले लो और फिर आगे भेजो। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाली जो कंडीशन है ना, ये यहाँ पर इसको बेसिकली हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर ऐसा प्रीवियस अगर कोई -1 है तो ठीक है आप लेके देख सकते हो आगे, उस टाइम आपको कंपैरिजन नहीं करना। तो जब कंपैरिजन नहीं करना तो इसको शॉर्ट सर्किट करवाना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट कैसे होगा, यहाँ एक सिंपली और कंडीशन डाल देंगे कि अगर आपका प्रीवियस इक्वल टू -1 है, मान लो आपका पीछे कोई है ही नहीं, तो इस नंबर को लेके ठीक है आगे चले जाओ, ताकि फिर वहाँ से आपका यहाँ से वैलिड चीज़ इंडेक्स चालू हो जाए प्रीवियस में। तो ये हमने क्या किया, सिंपली इसको इफ कंडीशन में डाल दिया, ताकि ये क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया कि जब -1 गया तब वो यहाँ आया होगा। मान लो फर्स्ट कॉल चल रहा है, बेस केस नहीं है, नॉट टेक में तो स्किप करके चला जाएगा, तो नॉट टेक में तो कुछ है ही नहीं, वो आगे चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। प्रीवियस अब इसमें क्या होगा, अब ये कंडीशन आ गई तो वो ट्रू होकर शॉर्ट सर्किट कर दिया उसने। तो इसने देखो यहाँ से क्या ले लिया, 1 ले लिया, मतलब करंट इंडेक्स को जो हमने सोचा था ना इसको ले लिया। और फिर अब देखो अब यहाँ प्रीवियस की और इंडेक्स की दोनों की रियल वैल्यूज जो अरे के अंदर है ना वो चालू हो गई। तो 0 को ले लिया, मतलब वो 1 पर गया, और 0 इंडेक्स पर आया था, जो फंक्शन कॉल हुआ था तो वो 0 पे गया, ठीक है। तो यहाँ से इसका आगे फंक्शन कॉल स्टार्ट हो गया। तो आई होप ये वाला लॉजिक समझ आया होगा प्रीवियस वाला। तो बस फिर ये आगे से लेके आ जाएगा। अब इसका ये हमारा हो गया प्योर रिकर्जन वाला कोड। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो इस तरह का जो हमने देखा है प्लेलिस्ट में काफ़ी टाइम से हम दिख रहे आ रहे हैं कि इनका इस तरह का जो टेम्पलेट बनता होता है ब्रांचिंग फैक्टर, उसकी पावर मैक्स डेप्थ कितनी बन रही है। ब्रांचिंग फैक्टर दिख रहा है, एक फंक्शन कॉल ये मेजर है यहाँ पर, ये इसका ये टूट रहा है 1 में और यहाँ पर 2 में, तो ब्रांचिंग फैक्टर 2 दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से। मैक्स डेप्थ क्या जा रही है, तो इतना तो हमें पता है यहाँ पर कि जो इंडेक्स कॉल हो रहा है तो शॉर्ट एक स्किप हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जितने भी अरे के जो एलिमेंट्स के 0 से स्टार्ट किया तो 1 2 3 3 3 ऐसे आगे करके कहीं ना जाएगा। तो मतलब वर्स्ट केस में क्या होगा, वो सारे कोई कंसीडर करेगा, एल ऐसी बन जाएगी कि अरे जब दिया हो 1 2 3 4 5 ऐसा यही पूरा अरे हो गया। तो उस केस में ब्रांच ये मैक्स स्टेप कितनी जाएगी, जितने हमारे अरे के अंदर एलिमेंट्स है। तो इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बोल सकते हैं। एक तो ये हुई, इसके साथ हमारा जो स्टैक स्पेस होगा ना वो भी जाएगा। स्टैक स्पेस कितना जाएगा, जैसे हमने देखा इंडेक्स +1 कूद कूद के जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल एक वो हो गया प्लस स्टैक स्पेस, बट स्टैक स्पेस ऑर्डर ऑफ n है और ये 2 की पावर है ना, तो बिगो नोटेशन में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल देख लेते हैं हम, क्योंकि हम कुछ यहाँ वेरिएबल्स ही यूज़ कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल ग्रिड यूज़ नहीं कर रहे। और स्पेस में हमने देखा स्टैक स्पेस यूज़ होगा, ये एक जम करके, तो वो भी ऑर्डर ऑफ n हुआ यहाँ पर, ठीक है, इसका स्टैक स्पेस। तो ये हमारा नॉर्मल एकदम एक्सपोनेंशियल वाला रिकर्सिव हो गया। अब जब इसका ट्री डायग्राम बनाओगे, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, या अगर फुल बेस वीडियो बनाओ तो काफ़ी डेप्थ में जाएगा, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगा जितना अगर कवर कर सकूँ। ये इसका जब रिकर्सिव आप वो फंक्शन कॉल का वो बनाओगे ना ट्री डायग्राम, तो वहाँ से पता चलेगा कि काफ़ी सारी स्टेट्स हैं ओवरलैप हो रही है। तो वहाँ से पता चलता है हम मेमोइज कर पाते हैं। मेमोइजेशन जब करते हैं तो उसका यही होता है कि हमें देखना है पैरामीटर्स कितने चेंज हो रहे हैं। ये हमने देखा 2 पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, इंडेक्स और प्रीवियस। दोनों की रेंज लिख लेते क्या है, अगर उतने लेंथ की अगर ग्रिड ले ले तो हमारा काम हो जाए। इंडेक्स को हमने भेजा था 0 से, जा सकता है हमारा n-1 तक, ठीक है। और हमारा प्रीवियस है वो हमने भेजा था -1 से, ये भी जा सकता है n-1। अब ये कैसे आया n-1, भाई पूरे अरे का एलिमेंट है। मान लो कि जस्ट सेकंड लास्ट पे ये इटरेशन चल रही है कि हमारा आंसर 1 2 3 बन चुका है और ये 4 आया, ठीक है। यहाँ तो इन दोनों के कंपैरिजन में हमने देख लिया कि प्रीवियस ये था, ये इसको हम ले सकते हैं। तो अभी ये क्या हुआ, उस केस में क्या हुआ होगा, जस्ट सेकेंड, उस केस में मैं इसको ओवरराइट ही कर देता हूँ। उस केस में 4 को ले लिया होगा, तो सिमिलरली 5 आया होगा। 5 देखेगा अपने जस्ट पीछे, तो ये इसको देखेगा, तो ये बोलेगा कंपैरिजन करके ओके। तो देखो अब नेक्स्ट कॉल जाएगी, उसमें प्रीवियस ये जा रहा है और जो इंडेक्स जा रहा है वो यहाँ लॉजिकल जंप हो रहा है। तो प्रीवियस कहाँ तक गया, n-1 तक गया, तो सी आया, ठीक है। तो घुमा फिरा के ये क्या ऑर्डर ऑफ, ये क्या है n+c समथिंग है ना, n+1 पर घुमा फिरा के n बोल सकते हैं इसको, और इसको भी n बोल सकते हैं। तो अगर इतनी साइज की मैं ग्रिड ले लूँ तो हमारा मेमोइज हो जाए। और बाकी तो हम देखते हैं कि इसको करने मेमोइज करते टाइम क्या करते हैं, हम डीपी ऑफ समथिंग समथिंग स्टोर करवा देते हैं। यहाँ पर एक इफ कंडीशन आ जाती है डीपी वाली, वहाँ से रिटर्न हो जाता है कुछ डीपी में, या फंक्शन कॉल में डीपी स्टोर हो जाता है, बस। तो ये मेमोइज हो गया। अब मेमोइज वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ स्टेट्स में हम स्टोर करवा रहे हैं। तो अगर मान लो एक स्टेट हम बात करते हैं, एक कोई यूनिक स्टेट हो, कितनी बार मैक्सिमम कैलकुलेट होगा, एक बार, फर्स्ट टाइम यहाँ कैलकुलेट होगा, सेकंड टाइम क्योंकि फिर वो इफ कंडीशन यहाँ से उसको रिटर्न करवा देगी। तो मैक्सिमम स्टेट कितने हो सकते हैं डीपी के, हमने देखा, हमने करीब करीब n×n की डीपी ली है। तो ये उसका स्टेट्स हुए, और प्लस स्टैक स्पेस जाएगी, क्योंकि फंक्शन कॉल अपने अपने में टूट रहा है ना, तो ऑर्डर ऑफ n, बट क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हम n² बोलेंगे इसको। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल ग्रेड लिया n×n की, प्लस इसका स्टैक स्पेस जाएगा, हमने देखा फंक्शन ऑफ इंडेक्स कैसे आगे आगे जा रहा है, तो ऑर्डर ऑफ n, बट क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो n² है। तो ये हमारा मेमोइज्ड वेरिएंट है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसका टेबुलेशन और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हो पाएगा, वो हम देख लेते हैं, हम कोड में देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये क्विकली मैं इसका लीड कोड का क्वेश्चन खोल देख लेता हूँ, फिर आपको चेक करते हैं। तो ये रहा इसका लीड कोड का क्वेश्चन, ये रहा इसका बॉडी प्लेट। यहाँ उन्होंने बोला लेंथ ऑफ LIS इन्होंने पूछी है, ठीक है। और
ठीक है, नम्स एरे दिया है। तो मैं एक बार इसको नम्स की जो साइज़ है इसको एन में ले लेता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा इसको हम बोलेंगे कि आप रिकर्सिव वे से सॉल्व करके आओ, उसमें एन नम्स और एन भेज दिया है। ठीक है, ऊपर इसका भी बॉयलर प्लेट लिख देते हैं रिकर्सिव इसका REC वाले फंक्शन का। तो इसका बॉयलर प्लेट में एक ये रेफरेंस से चला गया और एक इंटीजर रहना गया। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सिर्फ इसका बॉयलर प्लेट लिखा है। अब यहाँ से इसे कहते हैं आप एफ फंक्शन से कॉल करके लेके आओ और स्टार्टिंग हमारा इंडेक्स होगा 0 और लॉजिकली अगर 0 को प्रोसेसिंग में भेज रहे तो उससे पहले तक तो हमारा आंसर बना नहीं है, तो प्रीवियस हमने लिया नहीं है। तो -1 दे दिया और नम्स दे दिया और एन दे दिया। ठीक है, यहाँ से ये दे दिया और यहाँ से हम जैसे हमने एफ फंक्शन में वेरिएंट लिखा था कि आपका इनपुट होगा, पैरामीटर्स होगा एक तो करंट इंडेक्स, एक आपका प्रीवियस में किसको सिलेक्ट किया था जो इंडेक्स है, यहाँ एलिमेंट नहीं इंडेक्स है उसका। ठीक है, और एक हमारा ये नम्स है और इंटीजर एन लिया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से हम चलो लॉजिक लेना स्टार्ट करते हैं। एक तो सिंपल वाला लॉजिक कि अगर इसको नहीं लिया, इस एलिमेंट को कंसीडर नहीं किया, मतलब जो आंसर अभी तक बना हुआ है मान लो एक्स लेंथ का, वो आगे भी एक्स लेंथ का रहेगा, मतलब चेंज कुछ नहीं आया, मतलब 0 ऐड हुआ वहाँ पर। और अब इसे मैं कह दूंगा कि आप भाई नॉर्मल आगे इंडेक्स प्लस पे जाओ। अब इसे लिया ही नहीं है तो अभी तक जो आंसर बना है उसका प्रीवियस उसको आगे प्रोपोगेट करवाना पड़ेगा, जैसे हमने टैब में एग्जाम्पल के थ्रू लिखा था, तो वही करवा दिया और एन भेज दिया। ठीक है, अब दूसरा, अब अगर इसको ले लिया तो आंसर अगर ऑलरेडी एक्स लेंथ का बना था तो x+1 होगा, तो +1 हो रहा है वहाँ पर, तो एक ऐड हो गया और प्लस अब हम आप कह देंगे आप नेक्स्ट इंडेक्स पर जाओ। बट अब क्योंकि इसे ले लिया है तो ये क्या बनेगा, जो नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा ना उसका प्रीवियस बन जाएगा, तो उसको कहें उसके लिए फिर ये इंडेक्स यहाँ प्रीवियस हो जाएगा उसका, तो इसलिए यहाँ इंडेक्स भेजा, हमने टैब में एग्जाम्पल के थ्रू देखा था और नम्स और एन नॉर्मली भेज दिया वहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। बट ये चीज़ उन्होंने कही है कि हम कब ले सकते हैं, बेस्ड ऑन सम कंडीशन ले सकते हैं। ये चीज़ तभी ले सकते हैं जब हमारा नम्स ऑफ प्रीवियस स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए हमारा करंट इंडेक्स से, तभी ले सकते हैं, ये उन्होंने कहा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको इनिशियलाइज भी कराना पड़ेगा, पर उससे पहले देख लेते हैं नीचे क्या पूछा है। हमारे पास जो दोनों वे है उसमें से इन्होंने पूछा है हमको मैक्सिमम चाहिए लेंथ वाली, तो जो भी दोनों में से मैक्सिमम वाली ला के देता है उसको मैं भेज दूँगा। अब देखो इसको इनिशियलाइज यहाँ कराना पड़ेगा, तो हमने प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोज़ में देखा है इस तरह कि जब भी या मैक्स फंक्शन जो भी फंक्शन होता है अगर उसको इनिशियलाइज किसी वेरिएबल को कराना होता है तो उसका उल्टा लेते हैं। तो मैक्स का उल्टा क्या होगा, बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू, तो -1 ले ली। मिनिमम होता तो बहुत बड़ी वैल्यू लेते। रीज़न इसको ऐसे लिया है, शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस टाइम टेक क्या होगा, हमारा टेक होगा नॉट टेक, तो मान लो कुछ है बट टेक होगा -1 और उस टाइम मान लो रियली नॉट टेक ला के देता है हमारा, सपोज 3 ला के देता है, तो इन दोनों का मैक्स क्या होगा 3। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसको स्किप करवाया, तो ये इसका लॉजिक होता है। तो ये कर दिया। अब यहाँ तक हो गया। अब इसका बेस केस लिख देते हैं। ऐसे करते 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 अगर आप लास्ट इंडेक्स को भी पार करके इस टाइम इमेजनरी बाउंड्री में पहुँच गए तो वहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आंसर में कुछ फर्क ही नहीं आएगा, चाहे आप लो या ना लो। तो यहाँ से रिटर्न 0 करा दिया। आई थिंक ये वाला कोड यहाँ तक गुड टू गो है। बट इसको हमने जिस तरह कॉल करवाया है, ये देखो -1 से थोड़ा अजीब तरीके से कॉल करवाया ना। अगर 0 होता तो कुछ हम सीधा देख लेते हैं, ऐसा कुछ अगर इस तरह कुछ पैरामीटर हो रहा होता। बट क्योंकि -1 है तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं। इनिशियली जब ये -1 जा रहा है तो ये यहाँ नहीं अटकेगा, नॉट टेक में ठीक है आगे चला जाएगा। यहाँ पर देखो नम्स ऑफ -1 एक्सेस हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ इश्यू आ जाएगा। फिर हमने जब टैब में देखा था कि जब फर्स्ट इंडेक्स ही प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है तो तब तक हमारा आंसर बना हुआ नहीं है, तो उसका पीछे वाला एलिमेंट होगा ही नहीं। तो उस केस में हम बोलेंगे एक बार जस्ट स्टार्ट कराने के लिए कि भाई उस टाइम आपको कंपेरिजन नहीं चाहिए, उस टाइम आप ले लो और आगे बढ़ो। तो इसलिए मैं इस कंडीशन को यहाँ शॉर्ट सर्किट करवा देता हूँ। यहाँ हमने और लगा दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर वो प्रीवियस एक बार फर्स्ट टाइम आ जाएगा यहाँ पर जिस भी एलिमेंट को लेना होगा जब आंसर 0 है, और तब वो यहाँ से टेक 1 करा के फिर यहाँ नॉर्मल जो हम अरे की इंडेक्स है ना वो यहाँ पर दोनों पर जो इस पैरामीटर्स पे इंडेक्स और प्रीवियस पर चली जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये यहाँ पर गुड टू गो है। इसको हम एक बार बेस केसेस पर रन करवा देते हैं। ठीक है, ये बेस केसेस पर चल गया, बट ये एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला है तो हम सबमिट नहीं करेंगे। अब क्विकली इसको बोल देते हैं आप रिकर्जन की जगह मेमोराइजेशन सॉल्व करके लेके आओ। तो नम्स पास कर दिया यहाँ पर मैंने और एन कर दिया, सिंपली उसकी भी बॉयलर प्लेट बना लेंगे यहाँ पर। अब मेमोराइजेशन में हमने टैब में देखा था कि जो 2 पैरामीटर चेंज हो रहे हैं अगर उतनी मैं डीपी ले लूँ या ग्रिड ले लूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने इसलिए इंटीजर वाली ले ली जो होगी n क्रॉस वेक्टर ऑफ इंटीजर ले लिया मैंने n क्रॉस -1। अब आगे कुछ ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि पैरामीटर्स से हमको खेलना है, तो पैरामीटर्स कहाँ तक जा सकते हैं देखते हैं। हमने टैब में देखा था कि इंडेक्स कहाँ तक जा रहा है, 0 से n-1 तक जा रहा है, मतलब 0 से n-1 मतलब इसको n लेंथ का काम चल जाएगा। ये कहाँ तक जा रहा है, प्रीवियस ये -1 से n-1 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ n-1 -0 + 1। तो ये क्या हुआ n-1 और उस साइड से भी ये जाएगा -1 काउंट होगा, तो ये करीब करीब n+1 हुआ। तो ये दिमाग में रखेंगे, ऐसा जब सॉल्व करेंगे जब लिखेंगे तब देख लेंगे, बट ये रेफरेंस के लिए ऐसा। ठीक है, अब इसको बोल देंगे आप मेमोराइज्ड वेरिएंट से लेके आओ आप 0 से ये यहाँ पर -1 दिया है। ठीक है, सिर्फ यहाँ डीपी पास करिए। ठीक है, तो इसका एफ वेरिएंट देख लेंगे हम।
इसका एफ वेरिएंट में यहाँ लिख देता हूँ मेमोराइजेशन वाले का, वहाँ डीपी भी पास करवानी है। अब ये 2D डीपी में यहाँ पर रेफरेंस से पास करवा देता हूँ, ठीक है। अब इसका तो वही लॉजिक है डीपी वाले का कि डीपी ऑफ समथिंग जब बेस रिटर्न करने से पहले एक बार स्टोर कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम हमें उसे प्रोसेस ना करना पड़े, ठीक है। और यहाँ पर एक बार कैच करवा दो कि अगर ये नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो उसे रिटर्न कर दो, ठीक है। यहाँ से ये हो चुका, ठीक है। बाकी ये फंक्शन कॉल को मेमोराइजेशन वाला करवा देते हैं और डीपी पास कर देते हैं यहाँ पर। सिमिलरली इसको भी करवा देता हूँ मैं और यहाँ पर डीपी करवा दी, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अब जैसे मैंने कहा था, अब क्योंकि इसको हमने थोड़ा अलग पैरामीटर से पास किया है, जैसे जनरली हम लोग पॉजिटिव से ही करते हैं, बट यहाँ कोई नेगेटिव है, तो एक बार चेक कर लेते हैं वहाँ क्या होगा। इसकी 0-1 से ही जैसे हम स्टार्ट करवा रहे हैं, तो मान लो अगर ये कैलकुलेट हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्टोर करेगा डी ऑफ 0,-1, ठीक है। बट डी ऑफ 0,-1 तो स्टोर हो नहीं सकता, इस तरह हुआ। तो हमने काफ़ी सारे वीडियो में देखा है कि जब भी हमको इस तरह का काम कराना होता है कि -1, 0, 1, 2 इस तरह का काम चल रहा है, बट अगर ज़बरदस्ती मुझे बेसिकली एरे में नेगेटिव इंडेक्स तो चलेगा नहीं, या तो मैप यूज़ करूँ। अगर मैप नहीं यूज़ करना, इस तरह नॉर्मल को मैक्स से हम कर सकते हैं, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली शिफ्ट करा सकता हूँ इस तरह। तो जिस डिमेंशन में इशू होता है, उस डिमेंशन में जहाँ जहाँ डीपी में एक्सेस हो रहा है वहाँ प्लस कर दो। फिर से कह रहा हूँ, जिस डिमेंशन में इशू हो रहा है, तो जहाँ जहाँ ये जो शिफ्टिंग हमने करी है, ये शिफ्टिंग इस इंडेक्शन इस डिमेंशन में करी है, तो ये डिमेंशन जहाँ जहाँ डीपी में एक्सेस हो रहा है वहाँ पर +1 कर देंगे। तो स्टार्टिंग यहाँ से ये जहाँ इसको डिफाइन किया था, तो ये रहा ये सेकंड डिमेंशन, तो इसको +1 कर दिया, जस्ट एक शिफ्ट कर दिया और अभी इस फंक्शन में आ चुका। अब यहाँ से देखते हैं, तो डीपी में ये एक्सेस हुआ, यहाँ पर इसे कर दिया +1, सिमिलरली यहाँ पर +1 और डीपी में ये यहाँ एक्सेस हुआ, +1 कर दिया। तो आई थिंक ये शिफ्टिंग कर दी है, ये गुड टू गो है। जो हमने ऐसा अजीब सा -1 पैरामीटर भेजा था, ये सिर्फ उसको हमने स्टार्ट करवाया फंक्शन को, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको रन कर ठीक है, ये एक्सेप्ट हो चुका बेस केसेस पर। अब इसको हम सबमिट सारे केसेस पर करके देखते हैं। ये एक्सेप्ट हो चुका सारे केसेस पर, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो ये था हमारा मेमोराइजेशन वाला बॉयलरप्लेट। यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, तो सबसे पहले हमने जैसे देखा था कि डीपी के जितने स्टेट्स हैं उतने कैलकुलेट होंगे वहाँ पर। तो डीपी कितने स्टेट्स की है, n×n की बोल सकते हैं, और उसके साथ स्टैक स्पेस जा रहा है। स्टैक स्पेस करीब करीब देखो हर बार फंक्शन इंडेक्स +1 इंडेक्स +1 पे जा रहा है, तो स्टैक स्पेस ऑर्डर ऑफ n हुआ, बट इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो हम इसको लेंगे डीपी का जो स्टेट्स का मैग्नीट्यूड है करीब करीब ऑर्डर ऑफ n², तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी अगेन हमने एक ग्रिड ली है जो n×n की है यहाँ पर, और उसके साथ एक स्टैक स्पेस भी जा रही है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ n की, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से वो ऑर्डर ऑफ n² वो हो गई। तो मेमोराइजेशन वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² हो गई। तो अब इसका टेबुलेशन देखते हैं। तो मैं इसी को यहाँ से कह दूँगा कि आप जाओ और इसे टेबुलेशन से सॉल्व कर लेके आओ। उसमें नम्स और n पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसी को ही कॉपी करके इसकी बॉयलरप्लेट बना लेता हूँ। ओके, ये सबमिट हो गया, यहाँ से गलती से सबमिट हो गया, और ठीक है, यहाँ से इसको नेम देता हूँ टेबुलेशन। ठीक है, और डीपी वेक्टर जो इनिशियलाइज किया था -1 को, उसको हम करा देंगे 0। अब ठीक है, ये तो हमने वहाँ देखा था एक चीज़। अब देखो, इसको मैं एक चीज़ आपको थोड़ा और इस पर क्लियर करवा दूँ कि जब हमने मेमोराइजेशन किया था यहाँ पर, ठीक है, तब ऑलरेडी एक लेवल की शिफ्टिंग लगा दी थी यहाँ पर, जिसके मैंने देखा ना। ये -1 था, तो उसको ऑलरेडी अभी जस्ट हमने लगाई ना एक लेवल की शिफ्टिंग यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ डीपी ऑलरेडी एक्सेस हो रहा है वहाँ सब जगह हमने +1 कर दिया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये मेमोराइजेशन वाले वेरिएंट में ऑलरेडी हमने कुछ जगह इसको शिफ्ट कर दिया था। तो मैं रीज़न बता रहा हूँ आपको यहाँ हाईलाइट करने का, कि जब टेबुलेशन में कोड कन्वर्ट होगा तब हमको पता है कि मेमोराइजेशन जो ये वेरिएंट f होता है उसको हम फिर से डीपी में करते हैं, तो तब वहाँ पर फिर से ये डीपी एक्सेस होगा। तो जो नया एक्सेस होगा वो चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि पुराना वाला तो ऑलरेडी यहाँ से हमने मेमोराइज वाले वेरिएंट में से ही इसको ठीक कर दिया था, तो ऑलरेडी ये ठीक करा हुआ है। तो जब इसको वहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे तो ऑलरेडी वो ठीक होगा। अगर ये नहीं समझ आया, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, तो वेट करिए 2 मिनट। तो पहले इसका बेस केस लिख देते हैं।
तो अच्छा बेस केस वहाँ लिखना है ना टेबुलेशन वाले में, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, इसमें मेमोराइजेशन एफ वाला वेरिएंट है। ये कह रहा था कि अगर इंडेक्स एन है तो उस टाइम पे प्रीवियस कुछ भी हो सकता है। अगर इंडेक्स एन है, प्रीवियस कुछ भी हो सकता है, तो आंसर 0 होगा। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ लिख देते हैं कि हमने वहाँ देखा था कि प्रीवियस जा कहाँ सकता था, तो हमने लिख दिया एक इंटीजर प्रीवियस हो सकता है -1 से लेकर वो लेस देन इक्वल टू n-1। मैं ये लेस देन इक्वल टू n-1 जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि इजी रहे देखने के लिए कि प्रीवियस -1 से लेकर लेस देन इक्वल टू n-1 तक जा सकता है और प्रीवियस प्लस प्लस होगा। इतनी उसकी रेंज है। अब इतनी रेंज में जब इंडेक्स n था जो बेस केस कह रहा है, तब प्रीवियस कुछ भी हो तो आंसर 0 है। अब क्योंकि ये कंप्यूटिंग में हम कर रहे हैं बेसिकली आंसर 0 डाल रहे हैं और यहाँ पर ऑलरेडी 0 पड़ा है, तो अगर ये लूप को हटा दे तो भी कोई इशू नहीं है। बट ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहता है, बेटर रहता है कि आप इस तरह लिखो, ठीक है। तो अब ये जब हम मेमोराइजेशन से टेबुलेशन करते हैं तो ऑन द गो ही हमें, जैसे हमने काफ़ी प्लेलिस्ट की वीडियोज़ में देखा है, चीज़ें पता चलती हैं। एक तो यहाँ पर ही दिख गई कि हमने डी पी ऑफ एन एक्सेस किया है, जबकि यहाँ लिया था हमने डी पी पूरे अरे की साइज़ एन ली थी, मतलब यहाँ इंडेक्स लास्ट n-1 तक हुआ। तो ये चीज़ें ऑन द गो कोई पता चलती है। ये हम जब इसे यहाँ कंप्लीट कर लेंगे तब इसे ठीक कर लेंगे। तो यहाँ तक तो हमारा ये बेस केस लिख दिया। अब बेस केस के बाद अब इसका मेन लॉजिक था, तो मेन लॉजिक में अब हमें ऊपर पैरामीटर्स लिखने पड़ेंगे फॉर लूप में। तो मेमोराइज्ड वेरिएंट में क्या था, हमने यहाँ पर इंडेक्स भेजा था 0 से, तो वो जाएगा n तक, ठीक है। तो टेबुलेशन में उसका अपोजिट चलता है, तो हमने टेबुलेशन में चलेगा n से 0 तक। n ऑलरेडी यहाँ हो चुका, तो बचा क्या, n-1 से 0 यहाँ चलेगा। तो इंडेक्स को मैं बोल देता हूँ आप n-1 से आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चले जाओ और इंडेक्स हमारा माइनस उल्टा चल रहा है, ठीक है। सिमिलरली अभी सेकंड पैरामीटर देखते हैं। प्रीवियस क्या था, -1 था, तो -1 से लेके 0 फिर 1 2 3 ऐसे करके n-1 तक जाएगा। तो इसमें क्या चलेगा, इसमें अपोजिट चलेगा। तो मैं इसको वही कह देता हूँ कि आपका जो प्रीवियस है वो आप ले लो n-1 तक जा सकता है, और नीचे की देखें तो वो -1 तक जा सकता है, प्रीवियस माइनस, ठीक है। तो ये दो हमने लूप ऑर्डर लिख लिया। अब उसके बाद तो हम क्या करते हैं, सिंपली ये जो जिस भी वेरिएंट को टेबुलेशन में करवाते हैं उसका लॉजिक लिखते हैं। तो लॉजिक चालू हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अब लॉजिक में यहाँ कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने जस्ट पेस्ट कर दिया है। अब जितने भी मेमोरीज वाले फंक्शन कॉल है उसको हम डीबी में एक्सेस करते हैं। तो देखो मैं हाईलाइट यहाँ चीज़ करवा रहा था कि जनरली अगर मैं मान लो इसको पहले डीपी ऑफ कॉल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये चीज़ मेमोराइजेशन से जस्ट अभी कन्वर्ट हुई है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जस्ट कन्वर्टेड, तो थोड़ा यहाँ ध्यान रहेगा। उसके बाद ठीक है, ये तो कोई इशू नहीं है, ये भी कोई इशू नहीं है। इसके बाद ये वाला है ना, इसको भी मैं जस्ट डीपी कॉल में कन्वर्ट करा देता हूँ, और इसके बाजू में कमेंट लिख देता हूँ कि ये कॉल है ना जस्ट कन्वर्ट हुई है। ये एक्स्ट्रा केयर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें ऐसा होता था कि हम लोग है ना मेमोराइज्ड वाले वेरिएंट में ना जब भी शिफ्टिंग होती थी तब ऐसे कुछ खास ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ इशू नहीं आता था, वो टेबुलेशन करने में आता था। आपको ध्यान हो तो जैसे -1 को पूरे एक साथ कर देते। पर ये वाला क्या है, ये क्वेश्चन इसमें भी कुछ ऐसा नहीं करते। देखो इसमें क्या है, हम मेमोराइज्ड वाले कोड में ऑलरेडी एक जगह देख रहे थे। देखो ये हमने प्रीवियस वन जस्ट शिफ्ट किया ना, प्रीवियस में +1 कर करके, क्योंकि कॉल करा था। तो सेम चीज़ अगर एक बार ऑलरेडी यहाँ वो ऑलरेडी ठीक से चल रही है, ऑलरेडी यहाँ हमने शिफ्टिंग कर ली, तो फिर उसको मैं टेबुलेशन में फिर से शिफ्टिंग नहीं करूँगा, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी। ये वाला बेस केस हमने लिखा, बट ये वाले लॉजिक में जो देखो जैसे कि ये ऑलरेडी कन्वर्ट होके आ चुका था, तो मैं इसको क्यों छेड़ूंगा। तो अब देख लेते हैं अब क्या करना है। अब देखो ये हमने बेस केस लिखा था यहाँ पर, तो यहाँ से दिख रहा है प्रीवियस -1 जाएगा। तो यहाँ पर जब फर्स्ट इटरेशन चलेगी तो क्या बोलेगी, वो डी पी ऑफ n, -1, तो वो चीज़ चल नहीं सकती। तो इसमें भी वही लॉजिकल शिफ्टिंग लगाएंगे, कुछ नहीं कर रहे इसमें। सिंपल हम जैसे ये -1 0 1 की जगह हम ज़बरदस्ती उसे बोल रहे हैं कि आप 0 1 2 में स्टोर कराओ। अगर ये डी पी नहीं करा रहे तो मैप करा देते, बट ये जस्ट शिफ्टिंग +1 से हो जाएगा, तो क्यों करना। तो इस डिमेंशन में इशू दिया है तो इसमें +1 कर दो, ठीक है। तो ये कर दिया। इससे क्या होगा, हम इस तरह से अरे में स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ +1 कर दिया। अब सिमिलरली जब ये प्रीवियस ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 चला, ठीक है, तो जो जस्ट कन्वर्टेड कॉल है उनको इशू आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रीवियस है तो वहाँ पर फिर -1 कभी तो कभी प्रीवियस -1 होगा, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए इसको भी एक शिफ्ट करवा दी। तो मैं आपको लॉजिक से बता रहा हूँ कि कहाँ हम शिफ्ट करवा रहे हैं और कहाँ नहीं करवा रहे। सिमिलरली ये भी जस्ट कन्वर्ट हुआ था तो इसको भी शिफ्ट करा दिया। अब देखो यहाँ मैं नहीं कराऊंगा शिफ्ट, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी शिफ्ट होकर आया। देखो यहाँ +1, अगर इसको मैं भी यहाँ +1 कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी। ये चीज़ ऊपर मेमोराइजेशन वेरिएंट से ही सही होकर आई थी, तो इसको जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ना यहाँ पर, तो अब इसको ज़बरदस्ती में +1 और नहीं करूँगा। जो जस्ट अभी कन्वर्ट हुए है कॉल, उसमें ही जो डीपी एक्सेस हो रहा है उसमें मैं चेंज करूँगा। तो ये लॉजिक अगर ऐसा हो तो वीडियो थोड़ा एक या दो बार देख लेना, तो आपको सेंस बनाएगा। शॉर्ट में फिर से वही बता दे रहा हूँ, जो कॉल्स ऑलरेडी ऊपर से ठीक होकर आई थी, जैसे कि उसका एक पहला एग्जाम्पल तो ये है,
तो उसको तो हम वो तो ऑलरेडी मेमोराइज -1 वो तो ठीक होके आई है, पर जब टेबुलेशन में किया तो जो एक्स्ट्रा कॉल्स हमने लिखी जैसे कि बेस केस वाली और जो फंक्शन कॉल्स यहाँ से डीपी में कन्वर्ट हुए उसको केयर करनी पड़ेगी, तो जिसको ज़रूरत थी उसको हमने चेंज किया। ठीक है, ये कर दिया। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ से हटा देते हैं और रिटर्न के बाद जनरली कंटिन्यू लिखते हैं, बट क्योंकि ये लास्ट स्टेटमेंट है तो इसके बाद लूप दूसरा चलेगा, दूसरा इटरेशन चलेगा। ठीक है, यहाँ तक का कर दिया हमने। अब देखते हैं, जैसे हमको मेमोइज वाले में जहाँ से हमने 0,-1 पे आंसर आया था तो सेम इधर भी वही आंसर आएगा। तो हमने किया 0,-1। ठीक है, यहाँ आ गया। अब जैसे हमने देखा था कि यहाँ प्रीवियस -1 था, तो जहाँ जहाँ डीपी में एक्सेस हो रहा था, जैसे यहाँ एक किया था +1 शिफ्ट और यहाँ किया था एक +1 शिफ्ट, ये वाला ऑलरेडी ऊपर से ठीक होके आया था तो नहीं करूँगा। अब बाहर आके देखते हैं, यहाँ भी -1 है तो इसको भी एक +1 कर दूँगा क्योंकि ये हमको इसको भी सुधारना है ना। ठीक है, यहाँ से कर दिया। और एक छोटी सी चीज़ जो हमारा स्टार्टिंग में ऑब्जर्वेशन था, ये डी पी ऑफ एन एक्सेस हो रहा है यहाँ पर, जबकि स्पेस है हमारी n-1 तक। तो ये तो सिर्फ हम एक स्पेस बढ़ा रहे हैं, हम सारे इंडेक्स को प्लस शिफ्ट नहीं कर रहे। मान लो 3 साइज़ का अरे है और मुझे चौथा एलिमेंट स्टोर कराना है, तो मैंने सिर्फ एक धक्का मार के एक और एलिमेंट स्टोर करा दिया। ठीक है, तो आई थिंक ये गुड टू गो है। अभी से एक बार चेक कर लेंगे रन करा कर। ठीक है, एक्सेप्ट हो चुका। इसका वो सारे टेस्ट केसेस पर चला के देख लेते हैं। देखो ये एक्सेप्ट हो चुका। अब टेबुलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ये चला ऑर्डर ऑफ एन तक ये लूप। ठीक है, ये दोनों मेन लूप चले, ये ऑर्डर ऑफ एन और ऑर्डर ऑफ एन, मतलब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हुआ। अंदर वाली चीज़ें तो हमारी वही है, कांस्टेंट वाली है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ये हुआ घुमा फिरा के इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस की बात करते तो हमने एक्स्ट्रा एक डीपी ली है जिसकी साइज़ है n×n है। ठीक है, और उसके अलावा तो यहाँ स्टैक स्पेस तो है नहीं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी घुमा फिरा के एन स्क्वायर हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक बार फिर से आपको ये चीज़ बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपको कन्फ्यूजन लगे। सिर्फ क्विकली एक रिवीजन दे देता हूँ कि हमने ये क्योंकि पार्शियल शिफ्टिंग हुई है ना, इसमें सब जगह नहीं हुई है। जनरली अभी तक वीडियो देखे उसमें क्या था कि जहाँ भी हम इस तरह लिखते थे डीपी ऑफ जबरदस्ती बेस केस लिखने के चक्कर में इस तरह -1 थ्रू आउट द कोड हम करते थे। तो मैं क्विकली एक बार आपको बता देता हूँ हमने क्या किया। मेमोइज वेरिएंट था, उसको हमको टेबुलेशन में करना था, तो ये यहाँ पर होने वाला था। तो सिंपली पहले तो ये चीज़ तो ऑलरेडी यहाँ से आई थी ऊपर से। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया था, -1 की जगह 0 किया था। ठीक है, क्विक एक रिवीजन करते ही ताकि थोड़ा और अच्छे से आपको समझ आ जाए। अब देखो ये चीज़ तो अपने मेमोरीज वाले में देखी थी कि ऑलरेडी जब हम ये -1 वाली चीज़, जब इसको मैं हटा देता कमेंट को, जब यहाँ से हम -1 भेज रहे थे क्योंकि ये अजीब सा थोड़ा पैरामीटर -1 जा रहा है, तो जब ये मेमोरीज वाला वेरिएंट है यहाँ पर उसको हमने ऑलरेडी ठीक किया था। ठीक है, अगर मान लो ये नहीं किया होता तो यहाँ क्या जाता है, यहाँ पर भी -1 जाता डीपी ऑफ जो भी 0,-1, तो वो नहीं स्टोर होता। तो इस कॉल में हमने ऑलरेडी उसको ठीक किया था प्रीवियस +1 करा कर। ये तो हमारा रिकर्जन कॉल था तो इसका तो इशू नहीं है। सिमिलरली ये भी रिकर्जन कॉल था, इसकी इशू नहीं है। ये हमारा डीपी एक्सेस था, तो जहाँ डीपी एक्सेस था वहाँ देखो हमने इसको ठीक किया था प्रीवियस +1 करके। तो यहाँ से हमें पता चला इस तरह कि ये ऑलरेडी पार्शियली करेक्टेड कोड है। ठीक है, पार्शियली करेक्टेड कोड मतलब हम टेबुलेशन के वे में देख रहे हैं, मेमोराइजेशन तो ऑलरेडी वर्किंग था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बेस केस की बारी। देखो बेस केस अब हम लिखते हैं, ये क्या कह रहा है, अगर इंडेक्स n है तो दूसरे पैरामीटर्स कुछ भी उसे फर्क नहीं पड़ता, तो दूसरा पैरामीटर या प्रीवियस ही है। तो अगर इंडेक्स n है तो प्रीवियस की कोई भी वैल्यू हो तो 0 होना चाहिए। तो इसको मैं वही यहाँ क्लिक एक बार फिर से लिखवा देता हूँ कि आपकी प्रीवियस की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इंटीजर प्रीवियस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब वो -1 से लेकर <n-1 होगा। ठीक है, यहाँ तक जा सकता है। और प्रीवियस ++, अब ये कुछ भी हो तो हमें इतना पता है कि जो डीपी ऑफ n है और प्रीवियस ये जो इटरेट हो रहा है इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब ये ऑन द गो हम चीज़ें कर रहे थे, यहाँ से एक चीज़ हमको दिख गई कि हमने डीपी ऑफ n एक्सेस किया है, जबकि यहाँ डीपी की साइज़ है n। डीपी की साइज़ n मतलब n-1 इंडेक्स एक्सेस होगा, बट क्योंकि यहाँ n किया तो जस्ट इसको देखते हैं कि बाद में शिफ्ट कर, बाद में एक ऐड कर देना, बाद में एक जगह ऐड कर देना। ठीक है, ये हमने रेफरेंस के लिए कर दी। अब ये बेस केस लिख दिया, एक ही था। अब देखो जो मेमोइज वेरिएंट था उसमें अब दो जो ये मेन लॉजिक है उसको सिमुलेट करवाने के लिए ये दोनों को भी हमको जितने भी कॉम्बिनेशन थे उतने ये करवाने पड़ेंगे। इटरेट मतलब 2 फॉर लूप चाहिए, 2 पैरामीटर थे तो 2 फॉर लूप। मेमोइज वेरिएंट चला था हमारा 0 से, इंडेक्स चला था 0 से जा रहा था n तक, ये बेस केस में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑलरेडी n हमने कर लिया, तो अब बचा के n-1 से 0। तो उसको वही मैं बोलूँगा कि आपका इंडेक्स चलाओ आप n-1 से >= 0 तक चलाओ और इंडेक्स माइनस करो। सिमिलरली प्रीवियस हमारा मेमोइज वाला वेरिएंट में जा रहा था -1 से n-1, मतलब -1 से 0, 1, 2, 3 से लेके n-1। तो यहाँ पर भी उल्टा चलेगा, अपोजिट टेबुलेशन अपोजिट होता है। तो इसको मैं कह देता हूँ आपका प्रीवियस को लो, आप n-1 से लेकर आप >= -1, क्योंकि ये दोनों वैलिड रेंज है, वहाँ तक जाकर आप इसको सिमुलेट कराओ। तो बेसिकली ये क्या कर रही है, दोनों फॉर लूप एक एनवायरनमेंट देगी इस कोड को वर्क करने के लिए, जो हर मतलब नॉर्मल अगर रिकर्जन लेके आता है। तो अब हम क्या करेंगे, दिमाग लगाए बिना कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ ऑलरेडी जो मैं आगे फिर से कही थी कि ये कोड में ऑलरेडी कुछ जगह हमने
प्रीवियस -1 को हैंडल कराया था, वो कौन सी जगह थी, जस्ट सेकेंड, इसको इंडेंट कर दिया, वो कौन सी जगह थी, वो ये जगह थी, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी करेक्टेड है, ऑलरेडी करेक्टेड फ्रॉम मेमो, ठीक है। ये कमेंट डाल दी, बेसिकली डालने की जरूर नहीं है, बट क्योंकि आप हो सकता है फर्स्ट टाइम इस वेरिएंट का, इस फ्लेवर का क्वेश्चन कर रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। रिटर्न स्टेटमेंट हटा दिया यहाँ से, और रिटर्न की जगह कंटिन्यू डालते हैं, पर क्योंकि ये लास्ट लाइन है, उसके बाद ये नेक्स्ट इटरेशन चलेगा, तो कोई इशू नहीं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, अब ये क्या हो रहा है, नॉर्मली मेमोइज वेरिएंट था तो वो दूसरे फंक्शन को कॉल कर देता था, पर अब यहाँ हम इसको हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से डीपी में स्टोर करवा रहे हैं, ये हमारा कन्वीनियंस है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने कर दी, तो ये जस्ट कन्वर्टेड कॉल है जो डीपी में एक्सेस कर रहे हैं, तो इसको भी कर दी। अब क्योंकि जस्ट कन्वर्टेड कॉल है, तो जैसे हमने बोला -1 पैरामीटर है वहाँ पर, यहाँ पर ये दिख रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कभी ना कभी प्रीवियस -1 होगा तो वो यहाँ आएगा भी सही, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो क्योंकि ये जस्ट कन्वर्टेड कॉल है तो मैंने इसको शिफ्ट करा दिया, ये नेगेटिव अगर जाए तो उससे पहले ही शिफ्ट कर दी, ठीक है। तो यहाँ से करा दिया शिफ्ट, ठीक है। ये लॉजिक आई होप समझ आया होगा, बाकी कुछ नहीं किया है। और एक और चीज़, मेमोइज वाले वेरिएंट में 0, -1 आंसर मिला, तो सिमिलर यहाँ पर भी कहाँ मिलेगा, वहीं मिलेगा, 0, -1 पे ही मिलेगा, 0, -1 पे मिलेगा, ठीक है। अब ये था हमारा फंक्शन कॉल करने का तरीका, बट ये था हमें हमारे कन्वीनियंस के लिए डीपी में कॉल मतलब स्टोर करवाया था, बट क्योंकि -1 पे स्टोर होगा नहीं, जैसे हमने यहाँ शिफ्ट को करेक्ट कराया कि हमको पता था, तो वैसे ही यहाँ दिख रहा है -1 है, तो वो +1 करा दो उसे ज़बरदस्ती। ये देख के पता चला -1 था इसलिए +1 डाला, ये भी सिमिलरली देख के पता चला कि यहाँ प्रीवियस क्या हो सकता है -1, तो इस पर और इस पर इशू आ सकता है। ये वाला वेरिएंट ऑलरेडी ठीक होके आया था ऊपर से, ठीक है, ये देखा। और ये स्टार्टिंग में हमने ये वाला जो लाइन देखा था, इसमें भी देखो दिख रहा है प्रीवियस -1 है, तो इसको शिफ्ट कराना पड़ेगा, वरना एक पहली इटरेशन में ये डीपी ऑफ कुछ भी हो आगे पीछे -1 चला जाएगा, तो इसको भी शिफ्ट करा। मतलब बोलने का तरीका कि आप जब इसको ऑन द गो कन्वर्ट करोगे ना, तभी आपको चीज़ें दिख जाएगी यहाँ पर, ये याद रखने का तरीका नहीं है। और उसके साथ ये हमने देखा था कि बाद में एक जगह बढ़ा देना, तो बढ़ा देना कि इसमें फर्स्ट डिमेंशन में, तो यहाँ हमने बढ़ा दी फर्स्ट डिमेंशन में। तो ये ये प्रॉपर एक फॉलो करना होता है आपको इसको कन्वर्ट करते टाइम, पहले से हम नहीं बता सकते कि यहाँ क्या होने वाला है, वहाँ क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्विकली इसको सबमिट करके देखते हैं, ये ऑलरेडी वर्किंग था, तो ऑलरेडी ये चलना ही चाहिए यहाँ पर, ठीक है, एक्सेप्ट हो चुका। अब आगे देखते हैं क्या है। तो अब देखो, रिवीजन वीडियो है, बेस वीडियो नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन है या नहीं पता कैसे चलेगा। तो जब भी आपका मेन लॉजिक जो होता है टेबुलेशन का या आपका रिकरेंस रिलेशन जो भी है, उसमें कई अगर आपको हार्ड कोडेड कुछ चीज़ें दिख जाए, जैसे कि ये अगर 2 फॉर लूप कैलकुलेट हो चल रहे हैं, तो उसमें मेरा आंसर कहाँ आ रहा है, मुझे तो यहाँ आंसर पता चल रहा है ना कि आपको मैं टेक करना है या नहीं टेक करना, ठीक है। तो इसका मतलब जब डीपी ऑफ इंडेक्स कैलकुलेट हो रहा है, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे आप जस्ट एक बाद वाली रो इंडेक्स +1 ला दो, उसमें से मैं कोई वैल्यू उठा लेता हूँ, सिमिलरली जस्ट एक बाद वाली रो लेके आ जाओ, उसमें से मैं कोई वैल्यू निकाल देता हूँ। ये 2 मिल गया तो मैं अपना काम करके निकल जाऊँगा। टैब में एक बार क्विकली देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करे बिना। तो जब आपकी ये डीपी टेबल कैलकुलेट हो रही होगी, तो इसके अब रेफरेंस भी देखते हैं। मान लेते हैं ये इंडेक्स है, ठीक है, और ये हमारा प्रीवियस है। अब ये क्या कहेगा, ये कहेगा जस्ट इसके एक बाद वाली रो इंडेक्स +1, मतलब ये, तो ये सेल कहेगा मुझे जस्ट इसके नेक्स्ट वाली रो ला दो, उसमें से मैं कोई वैल्यू ले लूँगा इस रो में से, एक यहाँ से लूँगा कहीं से और दूसरी, मतलब 2 वैल्यू इस रो में से ले लूँगा, तो मैं अपना काम कर लूँगा, ठीक है। तो सिमिलरली उस टाइम पे इसको कोई फ़र्क नहीं है कि यहाँ क्या स्टोर हो रहा है या इसके नीचे क्या स्टोर हो रहा है। अगर इसको और एक्सटेंड करते हैं, मान लो ऐसा होता, ये वाला सेल एक्सेस हो रहा होता, तो ये क्या कहता, सिमिलरली इसके जस्ट एक नेक्स्ट वाली रो ला दो और उसमें से 2 वैल्यू उठा लेगा। उस टाइम इसको नहीं पता फ़र्क पड़ता कि यहाँ क्या स्टोर हो रहा है या नीचे क्या स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमें अगर मान लो ये करंट है, करंट कैलकुलेट हो रहा है, तो ये बोल रहा है मुझे एक बाद वाली रो ला दो, तो मैंने उसको ला दी, चलो, तो एट अ टाइम करंट कैलकुलेट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब इसकी बारी आई, क्योंकि कैलकुलेट तो ये हुआ है ना, सिमिलरली अब इसकी बारी आई, तो ये क्या कह रहा है, मुझे एक नेक्स्ट ला दो, मैं अपना काम कर दूंगा, तो ये हो चुका। अब सिमिलरली अब इसकी बारी आई कैलकुलेट होने की, इस वाले की, ये क्या कह रहा है, मुझे इस जस्ट एक नेक्स्ट ला दो, तो मैं अपना काम कर लूँगा, तो ये हो गया। तो ये शिफ्टिंग इफेक्ट देख रहे हो आप, 2-2 की विंडो स्लाइड हो रही है, पहले ये हुई, उसके बाद फिर उसके बाद ये दोनों हुई, उसके बाद फिर ये दोनों हुई। तो इससे पता चल रहा है कि अगर हम 2 रो वेक्टर ले लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो वही चीज़ हम क्विकली कोड में देख लेते हैं। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन आता है किस तरह हम स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो अब इसे मैं कहूँगा कि आप इसको स्पेस ऑप्टिमाइजेशन से सॉल्व करके लेके आ जाओ, ठीक है। और ये जो टेबुलेशन वाला है, इसको ही कॉपी करके हम इसको वो करवा देंगे, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला, ठीक है। टेबुलेशन को स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करा दिया। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में हमने देखा कि हमको ये फर्स्ट डिमेंशन ने ऐसा बोला था, इसने डीपी ऑफ इंडेक्स नहीं ऐसा बोला था ना कि डीपी ऑफ इंडेक्स +1 ला दो तो मैं काम कर लूँगा। तो जिस डिमेंशन ने ऐसा बोला,
इस वाली, तो उसके अंदर वाले सारे जितना भी है ना उतना उतना का रो वेक्टर ले लो। तो इसके अंदर वाली ये सारी चीज़ें तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो इसके अंदर वाली ये चीज़ है, तो अब मैं यहाँ ले लूँगा प्रीवियस और करंट। बट एक बात समझो, प्रीवियस ऑलरेडी हमारा यूज़ हो रहा है, चलो फिर भी 1 मिनट करंट ले लेते हैं। तो दो चीज़ इसलिए चाहिए, एक तो खुद कैलकुलेट खुद रो हो रही होगी तो उसके लिए करंट चाहिए, और करंट क्या एक बाद वाली ला दूँ। जनरली हम बोलते हैं यहाँ प्रीवियस है नेक्स्ट, आपका नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से देख लो। मैं लास्ट वीडियोस में भी काफ़ी कहा है कि इंडेक्स +1 अगर आप इस तरह चल रहे हो तो लॉजिकली उसको नेम दे दो नेक्स्ट। तो इस बार उसका वेरिएंट भी देख लेते हैं। और वैसे भी ये प्रीवियस यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक वेरिएबल है प्रीवियस वाला। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट रो ले ली, करंट ले ली। अब क्विकली हम इसको एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करके देखेंगे। देखो ये चीज़ हो रही है हमारी बेस केस, प्री प्रोसेसिंग जहाँ भी होती है वहाँ करंट, मतलब करंट जहाँ नहीं होता तो वहाँ करंट की वैल्यू आएगी नहीं। ये प्री प्रोसेसिंग हो रही है तो यहाँ हमारे को करंट नहीं आएगा, या नेक्स्ट की वैल्यू आएगी। तो सिंपली ये नेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, ये बेस केस था, प्री प्रोसेसिंग हो रही थी। प्री प्रोसेसिंग में करंट कभी कैलकुलेट इस तरह जनरली नहीं होता। मुझे अभी तक इस तरह एग्जाम्पल मिला नहीं है कि जिसमें ऐसा होता हो। अगर मिलेगा तो मैं एक्सप्लिसिटली वीडियो बना के डाल दूंगा। तब तक अज्यूम करके चलते हैं ये चीज़ है कि जहाँ प्री प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ हमने करंट के अलावा जो जो उसमें से कुछ आएगा, तो करंट के अलावा सिर्फ अभी यहाँ नेक्स्ट ही पड़ा तो वो डाल दिया। अब ये रहा हमारा मेन लूप। इसके अंदर अभी सिस्टमेटिक एक वे है इसको करने का कि बहुत सारी जगह कुछ ना कुछ इंडेक्स कहीं ना कहीं ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब ये यूज़ हो रहा है तो कहाँ करंट डालेंगे कहाँ नेक्स्ट डालेंगे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सीधी सीधी एक लाइन पकड़ो, हमारा आंसर कहाँ आ रहा है। तो मुझे ये पता चल रहा है हमारा आंसर यहाँ आ रहा है कि यहाँ हमें पता चल रहा है कि टेक करना है या नॉट टेक करना है, ठीक है। तो जहाँ वो आ रहा है तो उसका मतलब वो हमारा करंट रहा होगा, तो उसमें करंट डाल दिया। तो मैं यहाँ एक जस्ट नोट लिख दे रहा हूँ कि जहाँ जहाँ डी ऑफ इंडेक्स था वहाँ मैंने करंट डाल दिया, ठीक है। ये हो चुका। अब देखते हैं दूसरा क्या क्या एक्सेस हो रहा है। अब दूसरा एक्सेस हो रहा है इंडेक्स प्लस डी ऑफ इंडेक्स +1, सिमिलरली डी ऑफ इंडेक्स +1। तो यहाँ एक चीज़ और डाल देता हूँ कि डी ऑफ इंडेक्स +1 में मुझे कुछ डालना है। एक चीज़ पता चल रही है, जहाँ करंट है वहाँ डी ऑफ इंडेक्स डाला, तो डी ऑफ इंडेक्स +1 में तो ऑब्वियसली करंट नहीं आएगा, करंट के अलावा कुछ आएगा। करंट के अलावा हमारे पास पड़ा क्या, नेक्स्ट ही पड़ा है। तो फिर कुछ जहाँ ऑप्शन ही नहीं है वहाँ फिर दिमाग क्यों लगाना। तो इसलिए हमने एलिमिनेशन मेथड से देख लिया, नेक्स्ट डाल दिया। सिंपली इस डायमेंशन को उठा के हटा के नेक्स्ट डाल दिया, तो ये चल गया। अब ठीक है, ये हो चुका। अब हमको किसने बोला था कि नेक्स्ट वाली जस्ट एक रो ला के दो, बाकी मैं काम कर लूँगा, वो इस डिमेंशन ने बोला था। तो इसके अंदर जितना भी प्रोसेसिंग कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। इसके अंदर प्रोसेसिंग चल रहा है यहाँ से, तो मैं 91 वाले लाइन पर कर्सर लाया हूँ, तो ये एंड हो रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद क्या होगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो करंट रो है नेक्स्ट की प्रीवियस बन जाएगी, तो यहाँ से कर दिया। अब कभी ना कभी तो ये 2 फॉर लूप एंड होंगे। जहाँ करंट कैलकुलेट हुआ होगा वो 12 के स्टोर का हुआ होगा प्रीवियस में, तो इसलिए ये बाहर मुझे मिलेगा कहाँ, प्रीवियस में मिलेगा। तो ये स्टोर करा लिया, सिंपली कुछ नहीं किया यहाँ पर। और यहाँ से इसको कमेंट करके इसको रन करा के देखते हैं। ओके, कंपाइल एरर आ रहा है। ओके, एक्चुअली यहाँ नेक्स्ट था, मैं वो फ्लो में प्रीवियस लिख दिया क्योंकि प्रीवियस तो एक अपना एलिमेंट है ना खुद। यहाँ ऊपर से ही लिखा था नेक्स्ट और नेक्स्ट। मैं समझे क्या इशू था। प्रीवियस तो मतलब हम जो फ्लो में मैंने प्रीवियस और करंट वाले में प्रीवियस ले लिया था। अरे का नाम तो हमारा रो वेक्टर का नाम नेक्स्ट था ना, तो यहाँ नेक्स्ट था तो यहाँ पर भी नेक्स्ट आएगा। अभी भी कंपाइलेशन एरर आ रही है, यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है, हाइड एंड सीक हो रहा है। ये एक्सेप्ट हो चुका बेस केसेस पर। अब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाले को सारे केसेस पर चला के देख लेते हैं। ये भी एक्सेप्ट हो चुका है। इसी के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो यहाँ तो हमारा ऑर्डर ऑफ एन लूप है। ये 2 लूप देख के पता चल रहा है। अब काफ़ी आई होप प्लेलिस्ट के इतने वीडियोस आ गए तो 2 4 लूप देख के पता चलेगा ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस ऑर्डर ऑफ एन इतनी है। यहाँ स्टेक स्पेस तो है नहीं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो गई क्योंकि अंदर जिस चीज़ें सारी कॉन्स्टेंट कर रहे हैं हम लोग। स्पेस में देखो, स्पेस में पहले हम एन क्रॉस एन की ग्रिड यूज़ करते थे, उसकी जगह 2 रो वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ एन बोल सकते हैं इसको। और बाकी तो ऐसा कुछ अंदर वेरिएबल्स ही यूज़ कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो गई, ठीक है, ये डाल दी। अब हो सकता है इंटरव्यू में आपको पूछे, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा तो नहीं आपको सीक्वेंस से ये सब आएगा। तो एक बात समझो, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कब नहीं लगानी होती, जब हमें अगर इंटरव्यू ने ऐसा बोल दिया कि यहाँ तक आपने समझा है और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं समझा, उसने बोला मुझे सारे जितने भी पॉसिबल आंसर हैं सारे प्रिंट करने, जिसकी यहाँ तो हम लेंथ निकाल रहे हैं ना, जिसकी हमने स्टार्टिंग के वीडियो में स्टार्टिंग में ही देखा था कि 2 3 2 और 37101 था, वैसे ही 23718 भी था, वैसे 257101 था, और अलग अलग होगी, तो सारे की सारी प्रिंट करनी है। तो मतलब हमें कुछ स्टेट का जो कहाँ से ट्रांजिशन किया, ये जो लॉजिक हमने पूछ के आए हो कि नॉट टेक वाला लू टेक वाला लू इस तरह कर करके कहीं आए होंगे ना, तो वो सारा रेफरेंस चाहिए। तो वहाँ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगाओगे आपके पास रेफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि कैसे इसी टेबल को यूज़ करके जो टेबुलेशन वाला बनाया ना यहाँ पर, ये यहाँ तक हमारा टेबल कैलकुलेट हो चुका होगा। तो एक जस्ट एक डमी में प्रिंट डाल देता हूँ यहाँ, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का एक वो मिल जाए हिंट। तो इसको प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर, क्विकली इसको प्रिंट कर देता हूँ। कुछ नहीं है, 2D भी प्रिंट कर रहा हूँ मैं। तो उस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि क्या प्रिंट कैसे करानी है, ठीक है। तो मैं क्विकली इसको लिख देता हूँ। अपना डीपी का साइज़ ले लिया यहाँ पर, और इसको पहले को एम ले लेता हूँ और उसको एन ले लेता हूँ। इसका डीपी का 0 का साइज़
ठीक है, इसका प्रिंटिंग खत्म हो गया, एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं टेबुलेशन से। मतलब बेसिकली मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमने जो डीपी स्टोर करी वो कैसी दिख रही है, ताकि आपको हिंट मिले कि नेक्स्ट वीडियो में ये ऐसी कुछ दिख रही होगी, ये हमारी डीपी पूरी। ठीक है, तो अब यहाँ से ऐसा फॉलो क्वेश्चन आ सकता है कि हमें ये पता चल गया 4 लाइन की सब सीक्वेंस है, पर कितनी भी हो, मल्टीपल भी हो सकती है, तो सारी की सारी प्रिंट करो, तो वो हम अपकमिंग वीडियो में देख लेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक हमने ये चीज़ देखी कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस इस तरह निकालते कैसे। तो ये अब जो भी हमने क्वेश्चन जब पढ़ा था और उसके एग्जाम्पल देखे थे और डायरेक्शन निकाला था हमने कि इसको हमको रिकर्जन से सॉल्व करना है, फिर वहाँ से पता चला कि ये मेमोइज हो सकता है ओवरलैपिंग स्टेट से ऐसा, तो ये डीपी का वे था। सिमिलरली इसका अब एक सॉल्यूशन दूसरा है, ग्रेडी वे होता है, और एक पेशेंस सॉर्टिंग करके भी एक सॉल्यूशन है, उसको हम अलग से दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी इसका जावा का कोड लिखना बाकी है। अब बता दे रहा हूँ क्योंकि ये था ऑर्गेनिक वे, हमने जिस तरह सोच के किया था वैसे ही अगर किसी ने और कोई ऑब्जर्वेशन से कुछ देखा हो तो उसका, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक सॉल्यूशन और है जो ग्रेडी नहीं बोल सकते है, तो वो भी डीपी, उसमें 2 लूप यूज़ होता है, आईजे पेरेंट को ट्रेस होता है और पेशेंट सॉर्टिंग यूज़ होता है। और उसका एक चीज़ है कि वो सिर्फ एक ही LIS प्रिंट कर सकता है, कोई भी एक, क्योंकि ट्रेस बैक एक ही करता है वो। उसका कोई वेरिएंट करता हो तो पता नहीं, पर स्टैंडर्ड जो एल्गोरिथम है ना वो कोई एक LIS निकाल के दे सकता है। तो अगर आपको मल्टीपल LIS जितने भी करने हैं तो आपको ये टेबुलेशन यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलो क्विकली ये जावा वाला कोड देख लेते हैं। जावा वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आई होप कि आपने C++ वाला चीज़ें देखी होगी, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें ऑन द गो समझाई थी, क्योंकि ये जैसे कि टेबुलेशन वाला था तो ये पहले से नहीं पता होता मुझे। जावा वाले कोड में मैं क्या करूँगा, सिंटेक्स और करूँगा, तो वहाँ पर ये सीधी लाइन प्रिंट होंगी n+1, तो ये पहले से मुझे नहीं पता था n+1 डालना है, पहले से यहाँ पर नहीं पता था प्रीवियस +1 डालना है, ये हमने ऑन द गो बनाया। जैसे कि यहाँ पर पहले से यहाँ पर नहीं पता था कि ये जो जस्ट नए नए कन्वर्ट हुए उसमें +1 डालना है। तो आई होप आप सिंटेक्स के लिए वो देखो, पर लॉजिक के लिए यहाँ से देखना। तो अब क्विकली मैं अपना ये कोड जावा में पोर्ट करवा देता हूँ और एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसका जावा वाला बॉयलरप्लेट सिलेक्ट कर देता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम कहा है कि जावा में मेरी इतनी मतलब C++ में मेजोरिटी में फ्लुएंसी है, तो जावा वाला कोड रादर देन पेस्टिंग दैट इमेज हम लोग ट्राई करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, कि वो लोग लाइन बाय लाइन सिंटेक्स देखें तो ज़्यादा समझ आएगा। तो सबसे पहले ये लेंथ ऑफ LIS चला था, फिर रिकर्जन चला था, फिर ये फंक्शन, फिर मेमोइजेशन, फिर उसका एफिडेंट, फिर प्रिंट, तो ठीक है कोई नहीं बाद में, और टैब, टेबुलेशन और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, ये हो चुका। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्विकली। इसमें स्पीड ज़्यादा रहेगी सिंटेक्स के लिए, लॉजिक ऑलरेडी हमने देखा है। देखो सॉल्यूशन क्लास है, ये नॉर्मल जो लीड कोड का बॉयलरप्लेट था, यहाँ से हमने एन ले लिया और ये अलग अलग वे थे सॉल्व करने के। लास्ट में इसको एक चला के भी देख लेंगे। तो सबसे पहले था हमारा रिकर्जन वे, रिकर्जन की बॉयलरप्लेट थी, वहाँ से हमने बोल दिया था फंक्शन को कि हम 0 इंडेक्स पर खड़े हैं, और अभी तक हमने प्रीवियस क्या लिया है, लॉजिकली कुछ लिया नहीं है, इसलिए अजीब सा -1 पास किया था वहाँ पर। ठीक है, अब ये दे दिया था। अब ये फंक्शन का देखते स्ट्रक्चर, इसको इंडेक्स दी थी और इसको प्रीवियस दिया था, दोनों के दोनों इंडेक्स है, एलिमेंट नहीं याद रखना, और एक इंडेक्स है, दोनों के दोनों। अब बेस किस तक पहुंच गया, आप शिफ्ट करते 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 पहुंच गए, वहाँ कुछ है ही नहीं, तो आपको कुछ स्टेप्स काउंट मिलेगा नहीं, तो रिटर्न 0 करा दिया। नॉट टेक में सिंपली आपने अगर करंट आंसर को लिए, इसको एलिमेंट को कंसीडर ही नहीं किया, जो आपका आंसर बना हुआ है उसमें कुछ इंक्रीमेंट होगा नहीं, तो इसलिए 0 ऐड हुआ। प्लस अब आप बोल रहे हो नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओ, और अब देखो आपने इसको लिया नहीं है तो आंसर ऑलरेडी था वही बना हुआ होगा, तो प्रीवियस जो बना हुआ था वही आगे जाएगा, तो उसको ही प्रोपोगेट करवाया हमने। अब ले लिया इसको, तो पहले तो इंटीजर टेक को देखो, ये लाइन बाय लाइन कोड है, उसमें C++ में हमने आधा मतलब पहले टेक की कंडीशन लिखी थी, तो आई होप आप वो देख के आ रहे हो लॉजिक, तो यहाँ समझ आएगा। टेक को इनिशियलाइज करा दिया बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू से, क्योंकि मैक्स का अपोजिट है वो। तो अब गिवन दिस कंडीशन के पहले ये वाली देख लो, एक तो ये स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि नंबर ऑफ प्रीवियस और नंबर ऑफ इंडेक्स, इन दोनों का कंपेरिजन इसके हिसाब से एकदम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सेट हो रहा है, तो आप ले लो। अगर इसको लोगे तो ऑलरेडी जो आंसर बना हुआ है उसमें आप इसको ऐड करोगे तो इसकी लेंथ 1 बढ़ेगी, तो हमने 1 प्लस कर दिया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टेप्स काउंट कर रहे हैं हम लोग। अब उसको कह दिया अब आप नेक्स्ट इंडेक्स पर जाओ, और अब क्योंकि इस एलिमेंट को ले लिया है, तो जब नेक्स्ट इंडेक्स के लिए जा रहे हो उसका प्रीवियस क्या होगा, ये खुद एलिमेंट होगा, तो इसलिए इंडेक्स भेज दिया एस प्रीवियस, ये भेज दिया। तो और जो भी इन दोनों में से मैक्स मिलने ला के देता वो भेज दिया। अब ये प्रीवियस -1 कैसे आया, कि जब हम इसको कॉल करवा रहे होंगे तब हमने जस्ट एक रफली एक बार चेक करके देखा होगा। अगर आप ये नहीं लिखते और इसको रन करते तो क्या होता, वो आंसर नहीं देता है, कुछ देता इशू, तो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलता, तो वहाँ से फिर आप आके कुछ सोच के यहाँ डालते। ठीक है, अगर ये मैं नहीं बताता तो ऐसा होता, ऐसा और कुछ भी नहीं है कि आपका कुछ इशू हो। तो वही चीज़ थी कि फिर ज़बरदस्ती हमने जब देखा कि भाई अब कहीं ना कहीं तो कोड को किक स्टार्ट करवाना पड़ेगा, तो अगर प्रीवियस -1 है तो उसे कह दिया कि इसको शॉर्ट सर्किट करवा दो, कि भाई आप कंपैरिजन करो नहीं, क्योंकि एक प्रीवियस -1 ऐसा बोल रहा है कि एक इमेजनरी आपने प्रीवियस लिया है, और जबकि आपका इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इमेजनरी और रियल इन दोनों में कंपेरिजन नहीं हो सकता, तो हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट करा दिया कि भाई उसको एक काम करो, ले लो और फिर आगे जाके आप देख लेना क्या है। ठीक है, ये चीज़ करी थी। अब इसका मेमोराइजेशन वाला वेरिएंट देख लेते हैं। इसमें क्या किया था, हमने चेक किया था कि जो जब ये रिकर्जन का जो हमारा जो स्टेट स्पेस डायग्राम बनेगा ना, उसमें दिखेगा कि ये काफ़ी सारे सेम फंक्शन कॉल्स जा रहे हैं, तो वहाँ से पता चलता है बेटर है मेमोराइज कर दो। मेमोराइज करने में DP 2D की ली थी, एक n और एक n+1। यहाँ पहले से ही n और n+1 इसलिए पता था क्योंकि इंडेक्स तो 0 से n-1 जा रहा है, तो प्रीवियस -1 से n-1 जा रहा है, तो ये -1 जो एक एक्स्ट्रा आया तो वो n में ऐड होगा, तो इसलिए पहले से हमें पता था। ठीक है,
और सबको -1 से फिल कराया डीपी को और सिंपली मेमोराइजेशन में भेज दी। ये वाला मेमोराइजेशन है फिर एंड सबसे ईजी है। इसमें सिर्फ डीपी मतलब जहाँ जहाँ आंसर स्टोर है वो स्टोर करा दो और आने से पहले अगर हो तो भेज दो। ये तो बेस केस हो गया, ये डीपी में चेक कर लिया। अब जब C++ वाला कोड है ना उसमें मैंने बताया कि वहाँ +1 ही हमने बाद में ऐड किया था, बट क्योंकि ये लाइन बाय लाइन वॉक थ्रू जावा का तो इसमें मैं इस तरह ऑन द नहीं बताऊंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये हमने +1 बाद में शिफ्ट करा था, ठीक है। उसके बाद नॉट टेक वाला वही केस, टेक वाला वही केस, सिंपल स्टोर जाने से पहले हमने डीपी में स्टोर करा दिया, बात खत्म, ठीक है। ये इस तरह करा दिया हमने। अब ये जो कमेंट लिखी है वही लिखी थी कि जब हमने फंक्शन कॉल कराया था 0,-1, तो ओरिजिनल हमारे जो हमने लिखा था उसमें +1 नहीं था। तो जब ये आएगा तो पहली लाइन ये चेक करेगा 0,-1 जो कि काम नहीं करेगी। तो अगर हमको ये हमारी कन्वीनियंस है कि हमको ज़बरदस्ती अरे में स्टोर कराना, तो इसलिए हमने जो डिमेंशन इस तरह प्रॉब्लम दे रही थी उसको हमने +1 शिफ्ट करा दिया। तो ये वाली जब डीपी में ये डिमेंशन एक्सेस हो रही है वहाँ सब जगह +1 करा दिया। तो एक यहाँ चेंज हुआ, एक यहाँ चेंज हुआ और एक यहाँ चेंज हुआ, ठीक है। अब इसका देखते हैं, ये तो प्रिंट है तो क्विकली बता देता हूँ। ये तो सिर्फ 2D डीपी प्रिंट करती है। ये हो चुका, ये टेबुलेशन में था। टेबुलेशन में क्या था, डीपी तो वही मेमोराइजेशन वाले से आई थी। ये तो C++ में मैंने 2 बार लॉजिक समझाया, तो बेटर इसका आप सिंटेक्स देख लो। ये कुछ बेस केस चला पहले, उसके बाद जो 2 हमारे मेन लूप चले, उसके बाद जो रिकरेंस कॉपी किया था, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर मैं हल्के से समझा देता हूँ। ये वाली कॉल थी ना, ये ऑलरेडी मेमोराइजेशन में ठीक होकर आई थी, एक शिफ्ट होकर आई थी। तो जो शिफ्ट होकर आई उसमें एक फिर से शिफ्ट नहीं करूँगा। नई कॉल्स कन्वर्ट कौन सी हुई थी मार्केट में, ये वाली एक ही है और एक ही है। तो इसलिए जो ये नई कन्वर्ट हुई है और यहाँ से दिख रहा है प्रीवियस -1 हो सकता है, तो इसलिए हमने इसको जस्ट शिफ्ट करी। ये वाला हमने बेस केस लिखा था तो उसमें यहाँ से दिख रहा था प्रीवियस -1 है, उसको हमने शिफ्ट करी थी। उसके बाद यहाँ पर DP ऑफ 0-1 हमने हमारे कन्वीनियंस से भेजा था। फंक्शन तो ये कहेगा ना स्टेट तो फंक्शन का जो कॉल किया है फंक्शन ऑफ 0,-1 वो और जो हम डीपी में स्टोर कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग चीज़ें, समझो। फंक्शन को ये पता है कि 0,-1 है, हम हमारी कन्वीनियंस से स्टोर करा रहे हैं कि भाई 0,-1 को डीपी में 0,+0 पे स्टोर करो, ठीक है। तो सिमिलरली वो यहाँ पर क्योंकि हमने नेगेटिव इंडेक्स एक्सेस करी थी तो इसको एक जस्ट शिफ्ट करा दी, जैसे हमने यहाँ ऊपर करेक्ट किया, ठीक है। ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला आ गया। इसमें हमने देखा था टैब में कि जो इंडेक्स अगर इस तरह कह रहा है कि मुझे जस्ट एक नेक्स्ट वाली रो ला के दो, तो उस डिमेंशन के बाद अंदर जितने भी डिमेंशन है उसकी हम 2 रो वेक्टर ले लेते हैं। 2 रो वेक्टर कैसे पता चला कि वो लॉजिक से पता चला कि इंडेक्स +1 मांगा है। अगर इंडेक्स +1+2 मांगता है तो फिर 2 फ्यूचर वाले लेने पड़ते हैं और एक करंट लेना पड़ता है, ऐसा, ठीक है। ये हमारा बेस केस था। अब ये नेक्स्ट कैसे आया, प्रीवियस कैसे आया, ये C++ वाले में देख लेना, ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह कन्वर्ट हुआ था ये कॉल। और ये हमने एलिमिनेशन मेथड से देखा था। जनरली लोगों को सबको कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी होता था पहले कि कहाँ करंट आएगा कहाँ नेक्स्ट आएगा, क्योंकि हम सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि इंडेक्स +1 में क्या है -1 में क्या है, कभी कभी 2 चीज़ें होती है। तो एलिमिनेशन मेथड यूजफुल रहता है, आपको इस तरह समझ आए तो ठीक, वरना आप अपना भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ से अपना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब इसको सीधा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन चला लेते हैं। बेसिकली चलने ही वाला है क्योंकि वर्किंग कोड ही पोर्ट हुआ है, सिर्फ सिंटेक्स का फ़र्क है, ठीक है। तो एक्सेप्ट हो गया। तो जैसे मैंने कहा ये वीडियो में हमने क्या देखा कि जो क्वेश्चन था उसको हमने उसके एग्जांपल देखे और हमने डिसाइड किया था कि इसको रिकर्जन के थ्रू हमारी कन्वीनियंस से उसको भेजेंगे। तो फिर वो रिकर्जन से फिर वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग और मेमोराइजेशन, टेबुलेशन, पेज ऑप्टिमाइजेशन ऐसा हुआ, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है एक क्वेश्चन की एक सॉल्यूशन हो, किसी ने और भी कुछ अगर ऑब्जर्वेशन देखा हो तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इसका कंटिन्यूएशन देखेंगे कि प्रिंट ऑल LIS। प्रिंट मतलब इंटरव्यू में अगर इस तरह बोला कि भाई ये तो ठीक है आपने बता दिया, तो अब आपको मान लो जितनी भी LIS है वो प्रिंट करना है, तो इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिंट ऑल LIS। वो तो कुछ भी नहीं है, वो जैसे जैसे आप लेके आए हो आंसर आगे वैसे वैसे पीछे जाना, देख लेंगे वीडियो में। उसके बाद हमारा आएगा एक ये कि जो हमारा एक 2 लूप वाला जो सॉल्यूशन है जिसमें हम पेरेंट स्टोर करवाते हैं, एक वो देखेंगे। वहाँ पर भी लॉजिकली देखेंगे, मैं उसके इस तरह से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा कि पता चले किसी ने क्या अलग सोचा होगा, क्या ऑब्जर्वेशन किया होगा, तब जाके वहाँ पहुँचा होगा, ठीक है। और जो एक पेशेंस शॉर्टिंग करके भी एक अल्गो होता है, उसमें भी कुछ टेल एक्सेस होती है। ये मतलब स्टैंडर्ड एक सॉल्यूशन है, वो भी देखेंगे ये 2। तो उसके बाद वाली वीडियो में एक LIS फिर से देखेंगे, बट इनवेरिएंट से देखेंगे। और इनवेरिएंट का एक वो भी बता देता हूँ कि ये लोग प्रिंट कर सकते हैं सिर्फ 1 पॉसिबल LIS, ठीक है। ये दोनों के दोनों, अगर सारे के सारे LIS प्रिंट करना है तो हमारा जो ये टेबुलेशन जहाँ या n² जो स्पेस यूज़ हुई है वो हमें ट्रांजिशन सारे देखने पड़ेंगे, ठीक है। और जब कंटिन्यूएशन में आएगा हमारा काउंट DP मतलब काउंट LIS वाला। अभी तो हमने ये देखा ना कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट बता दो। इस एग्जांपल में आप चेक करोगे ना तो 4 LIS बनेंगे, ध्यान से आप करके देख लेना आप। एक तो ये बनेगा जो 237101 और 237118 जिसकी लेंथ 4 है। फिर एक बनेगा 257101 और एक बनेगा 25101 नहीं 257 और 18, इस तरह। तो मतलब अब इसमें काउंट निकालेंगे। तो देखो जब आपका इंटरव्यू में ये चीज़ चलेगी तो हो सकता है कि मान लो आप ये ऑर्गेनिक वे से गए, ठीक है। यहाँ तक आपने उसको बोल के छोड़ दिया कि भाई टेबुलेशन है ना, वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² थी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n² थी, ठीक है। यहाँ तक लाके छोड़ दिया। उसने आपको पूछा होगा LIS हमको निकालनी है, ठीक है।
अब वहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, हो सकता है कंटिन्यूएशन ऐसा है कि भाई अब बताओ काउंट करना है। तो अब यहाँ जनरली क्या होता है, अगर आपने इतनी मेहनत किसी सॉल्यूशन पे करी है तो एक्सपेक्टेड होता है आपके पास ऑलरेडी टेबुलेशन में स्टोर्ड है कुछ ना कुछ। अगर थोड़ा कुछ मॉडिफाई करके या उसी कोई कोड को मॉडिफाई करके आप काउंट बता पाओ तो वेल एंड गुड। तो उस केस में क्या होगा, वरना जनरली अगर किसी ने ये वाली चीज़ रट ली है कि भाई जब काउंट वाला LIS होगा ना तब मैं सिंपल ये वाला सॉल्यूशन बता दूंगा जिसमें हम वो वेस काउंट करके बताते हैं, मान लो न्यू सॉल्यूशन बता दूंगा। तो अगर आप काउंट LIS में यहाँ तक सबसे पहला क्वेश्चन था आपको LIS बताना, उस पर उसने चेंज किया काउंट में बताओ। तो अब आपने काउंट में जब बोला तो आप बोले नहीं ठीक है मैं यहाँ से बताऊँगा। तो उस केस में क्या है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है, ये सब ऑप्टिमल भी हो सकता है क्योंकि यहाँ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर यूज़ हो रहा है। बट वो आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर चेक करना चाहेगा कि आपको टेबुलेशन का रियली आपको पता है वे क्या है, अगर उससे जस्ट कुछ और चीज़ हट के पूछी जाए तो आप में इतना है वो थिंकिंग पावर कि आप कुछ ऑल्टर कर सकते हो। तो फिर अगर इसी टेबल से काउंट अगर वो करने का बोल रहा है इसी मेथड से यहाँ से, भले ये सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो वो फिर उस डायरेक्शन में भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं है ना कि आपको हर ऑप्टिमल केस पे ही चीज़ें पूछी जाए। अगर आपने बताया यहाँ से और उसने वहाँ से क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक है ना कि यहाँ से ही आप वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप क्या आप थिंकिंग आपकी कैपेबिलिटी है, क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हो। तो जब काउंट एलाइज देखेंगे तभी दोनों वेरिएंट देखेंगे कि यहाँ से सीधा टेबुलेशन जो हमने सॉल्व किया है ना वहाँ से उठा के देखेंगे कि वो कहाँ इशू आ रहा है, उसमें क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, और न्यू सॉल्यूशन वाला तो देखेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कुछ सजेशन हो तो लिखना। थैंक यू, बाय।